Yo, what is up, my friends? Welcome to another episode of Dostcast. मेरा नाम है विनम्र कसाना. If you are new to our YouTube channel, please subscribe because we release new episodes every Tuesday and Friday at 12 p.m. Indian Standard Time. अगर आप इस पॉडकास्ट को किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं, मेक श्योर आप हमें वहाँ पे 5 स्टार दीजिए, क्योंकि भारत का नंबर 1 पॉडकास्ट है और उसका नाम है दोस्तकास्ट. क्या नाम है? दोस्तकास्ट. एक बार दोबारा से दोस्तकास्ट. ठीक है. आज के हमारे गेस्ट चौथी बार दोस्तकास्ट में प्रेजेंस देते हैं. ये हमारे मेंटर फिगर समझ लीजिए, हमारे मित्र समझ लीजिए, और इंडिया के भिन्न भिन्न प्रकार के सीए स्टूडेंट्स को ना कि केवल पढ़ाते हैं, पर साथ ही साथ इस देश के युवा को और वृद्ध को स्टॉक्स के बारे में जानकारी देते हैं, पर्सनल फाइनेंस के बारे में टिप्स देते हैं. इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के अंदर हमने ऐसी ऐसी बातें करी जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स होते हैं पैसे कमाने के, पैसा मेंटेन करने के और पैसा ग्रो करने के. स्टॉक्स को कैसे समझना है. We talked about first principle thinking when it comes to investing, spending, saving, and growing your money. All the ings that are attached with money, we discuss all of that with the amazing Neeraj Arora, जिनका एपिसोड begin होता है in 3, 2, 1. What is up, my friends? आज हम बैठे हैं नीरज अरोड़ा उर्फ रौनक रजानी के साथ. We're not sure कौन है. And रौनक ने भी दाढ़ी बना ली. जब उसने वो बनाई थी ना दाढ़ी, मैं उसकी वीडियो फोटो पे जूम करता रहा सर. Although he's younger than you, but he looks exactly like you. मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता है. ये तो सर किसी ने आज क्वेश्चन भी पूछ रखा है, आपका बियर्ड के रूटीन क्या है, क्या आप स्पॉन्सर हैं उस तरह टाइप के प्रोडक्ट से? नहीं, 1% भी नहीं. और मतलब पता ही क्या है कि जैसे अभी ना कपिल देव का एक इंटरव्यू हो रहा था. कपिल देव ने एक इंटरव्यू में बोला था कि आजकल के बच्चे छोटी सी बात को लेके भाई ये हो गया वो हो गया. तो हमारे टाइम पे चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती. ऐसी भाई बियर्ड केयर मैंने कभी सोचा भी नहीं कि बियर्ड केयर क्या होती है. मैं तो जाता हूँ, बोलता हूँ भैया ठीक कर देना जैसे भी लगे, बस दैट्स इट. 1 नंबर पे थोड़ा सही कर देना. बस सही है सर. वेलकम बैक टू दोस्तकास्ट. आपकी यहाँ पे चौथी अपीयरेंस है. और हम पहले 3 बार मिले थे, तो मेरी खुद की फाइनेंशियल जर्नी भी बहुत चेंज हो गई उस दौरान में. और आपने एनीवेयर फ्रॉम पर्सनल फाइनेंस टू स्टॉक्स टू साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो हमारा बहुत एपिक एपिसोड है, जो हमने पूरी किताब निपट डाली थी. आज हम आए हैं एक डिफरेंट फॉर्मेट ट्राई करने के लिए. हर बार एक डिफरेंट फॉर्मेट होता है, एक नई मुनीम होती है. इस बार के फॉर्मेट के अंदर आई थॉट कि हम लोगों के सवाल लेते हैं टू स्टार्ट ऑफ विद, और लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल लिए. स्पेसिफिकली हम पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे कि अब फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स का ओवरऑल लोग फाइनेंस इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं, लेकिन एक डिग्री ऑफ लोग या तो जो ऑडियंसेस है या तो वो और ज़्यादा चाहते हैं, और परहैप्स they want like a simpler way. But this is the question that Equilibrium 69 asks on Twitter. Mainstream finance influencers have made an impression that a side income or a passive income is everything. If one doesn't have a source of it, they're doing something wrong. What are his thoughts on this? So इसी में ट्विटर में ही मैं देख रहा था, थ्रेड में मैंने कुछ क्वेश्चंस को लाइक भी किया था, क्योंकि जब आपने ट्वीट किया था तो मेरी फीड में है, मैंने उसे रीट्वीट कर दिया था. इसमें एक क्वेश्चन था कि 19 साल का बच्चा कैसे जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू करें. तो मुझे मिर्ज़ापुर का मीम याद आ रहा है. वो थप्पड़ मार के बोलता है पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो. तो पॉइंट ये है कि यार पैसिव, मतलब मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ जो 12 हज़ार करोड़ रुपए मैनेज कर रहे हैं. लोगों के 12 हज़ार करोड़ रुपए. इवन मेरी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जो अप्रॉक्सीमेटली 90 हज़ार करोड़ रुपये मैनेज कर रहे हैं. राइट. तो इन सब का मैं आपको क्रक्स बताऊँ. ये पैसिव इनकम से पहले सबसे पहले एक्टिव इनकम चाहिए. अगर आपकी एक्टिव इनकम नहीं है, आप पैसिव इनकम बना ही नहीं सकते. मतलब ऐसा बोला जाता है कि स्टॉक मार्केट को ना कैपिटल मार्केट भी बोला जाता है. तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि भैया उसके लिए चाहिए कैपिटल. और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी 18 साल की उम्र में पैसिव इनकम हो जाए. 18 साल के हो, एंजॉय करो भी लाइफ को. और मैं यहाँ पे ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि कुछ ना स्किल्स एक्वायर करो, कुछ सीखो. जो जिस भी फील्ड में आप हो, आप म्यूज़िक में हो तो आप ऐसा म्यूज़िक बनाओ कि यार आपको ही मज़ा आए और दुनिया को ही मज़ा आए. आप आर्ट में हो किसी तरह की, तो ऐसी आर्ट करो कि जिसमें आपको ही मज़ा आए और दुनिया को ही मज़ा आए. अभी से भाई पैसिव इनकम मेरे ख्याल से इट्स नॉट वर्थ इट. अभी आप अपने स्किल्स एक्वायर कीजिए और उसके बाद पैसा कमाइए. अपने आर्ट से, अपने स्किल से, आपने जो भी सीखा, अपनी एजुकेशन से आप पैसा कमाइए, और तब जाके आप कुछ अच्छी पैसिव इनकम क्रिएट करने के बारे में सोचिए. 18 से 25 साल की उम्र मुझे ऐसा लगता है इसलिए होती है कि आप खूब सारा स्किल एक्वायर करें, आप खूब सारी अपनी प्रोफेशनल अपने आप को ग्रूम करें, और उसके बाद जो है आप अपनी अर्निंग शुरू करें, उसके बाद पैसिव इनकम की बात करें. अब इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें. 500 रुपये महीना म्यूचुअल फंड से शुरू कर दो यार, जो पॉकेट मनी मिलती है. अगर तो आपको ज़्यादा मिलती है तो 1000 रुपये महीना कर दो. ये क्या है कि भाई मुझे 18 साल की उम्र में पैसिव इनकम चाहिए. क्यों चाहिए? मुझे 5 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम चाहिए 19 साल की उम्र में. 19 साल की उम्र में आपकी कितनी स्ट्रीम ऑफ इनकम थी? जीरो. सेम हेयर. तो ये ना एक
क्या बोलते हैं उसे, फैड बोलते हैं, ये फैड आ गया है एक, हाय पैसिव इनकम, हाय 19 साल में ये 19 साल। ठीक है, आप जो मतलब आप जो करना चाहते हो वो करो, लेकिन 19 साल की उम्र में आप अपनी पैसिव इनकम की स्ट्रीम बनाना चाह रहे हो तो आप सही रास्ते पे नहीं हो। भाई आपको पूरा फोकस करना चाहिए कि भाई आप ये सोचो कि नई चीज़ें कैसे सीखी जाएं और जिस चीज़ को सीखें उसमें एक्सीलेंस तक कैसे पहुंचा जाए, दैट्स इट। बट ये तो पैसिव इनकम हो गया, अभी तो हम बात ही नहीं करते उस बारे में बिकॉज लोगों ने एक्टिव इनकम नहीं बनाई, लेकिन एक्टिव इनकम बनाने की बात करते हैं। आज से जब हमने फर्स्ट डिस्कशन करा था शायद तब भी लॉकडाउन वगैरह लगे हुए थे, तब भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। उसके बाद से अगर सबसे अवेलेबल जॉब्स होती हैं तो लोग एडिटर्स बन जाते हैं, ठीक है, या ग्राफिक डिज़ाइनर्स बन जाते हैं। ऑनलाइन जॉब्स को देखें, हम अपस्किलिंग की बात करते हैं यूजुअली, तो वो एडिटिंग, कोडिंग, डिज़ाइनिंग रफली इन जगहों पे आता है और फिर 3-4 और जॉब्स आ जाती हैं। कुछ के लिए डिग्री चाहिए होती है, कुछ के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, इंटर्नशिप्स का हो गया, फ्री वाला हो गया। लेकिन जो एक इंस्टिंक्ट होती है टू बी एन एंटरप्रेन्योर एट एन अर्ली एज और टू जस्ट डू जॉब्स एंड लर्न स्किल्स, आई थिंक वो वाली चीज़ में भी काफ़ी लोग स्ट्रगल करते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग का ऐसा मान होता है कि मैं 18-19 साल की एज पे ही एंटरप्रेन्योरशिप करूं, एक किसी से इनिशियल कैपिटल लूँ और एक बिजनेस चलाऊं। और मैंने भी बहुत सारे फेल्ड वेंचर्स करे हैं, 10, 11, 15 फेल्ड वेंचर्स होंगे, बट मैंने उन चीज़ों से सीखा। बट इन हाइंडसाइट आई वाज लाइक, अगर मैं आई एम जस्ट डेविल्स एडवोकेट प्ले करूं, अगर मैं उस टाइम पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया फर्म्स में जॉब कर लेता तो भी मेरा काम चल जाता। मतलब मेरे को वो अकेले एक्सपेरिमेंट करा, उससे मैं सीख गया। बट फिर भी अब ऐसा हो गया कि हाई पेइंग जॉब्स को तवज्जो इतनी नहीं दी जाती, कुछ कुछ जगहों पे कुछ कुछ जगह दी जाती है, एंड लोग छूटते ही बोलते हैं स्कूल खत्म, अब मैं एंटरप्रेन्योर। इस पर मेरा टेक ये है कि हमारे पास ना एक ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बायस हो गई है। हमने मार्क ज़करबर्ग को देख लिया, भाई कॉलेज ड्रॉप आउट। हमने बिल गेट्स को देख लिया, भाई कॉलेज ड्रॉप आउट। हमने स्टीव जॉब्स को देख लिया, कॉलेज ड्रॉप आउट। चलो मुझे 100 लोग गिनवाओ आप कॉलेज ड्रॉप आउट जो इतने सक्सेसफुल हों, राइट। सी यहाँ पे कोई भी मोटिवेशन या डीमोटिवेशन वाली बात नहीं है। मैं आपको बहुत सारे लोग दिखा सकता हूँ जिन्होंने प्रॉपर कॉलेज किया और उसके बाद स्टार्टअप किया। मैं इंडिया की बात करता हूँ। इंडिया में आज की डेट में अगर हम फाइनेंस से हम लोग बिलोंग करते हैं, अगर मैं फिनटेक स्टार्टअप ही देखूँ, फॉर एग्जांपल हम रेजर पे की बात करते हैं। रेजर पे आप भी यूज़ कर रहे होंगे, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, और हर स्टार्टअप वाला रेजर पे आज की डेट में यूज़ कर रहा होगा। Correct. आप उनके फाउंडर्स को देखो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दे आर फ्रॉम IIT। आप ग्रो के फाउंडर्स को देखो, आई थिंक दे आर ऑल्सो फ्रॉम IIT। तो उन्होंने अपने कॉलेज कंप्लीट किए ना। कितने लोगों ने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, इस पर ना डेटा बनाया जाए कि कितने लोगों ने कॉलेज ड्रॉप आउट किया और फिर वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने, और फिर कितने लोगों ने कॉलेज ड्रॉप आउट किया और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। पॉइंट ये, हमें सिर्फ वही दिखते हैं जो सक्सेसफुल हो गए, उनके बारे में थोड़ा ना किसी को स्टोरी पता है जो सक्सेसफुल नहीं हुए। तो आप अगर कॉलेज से बाहर निकलते हैं, आपको तुरंत आपके पास कोई आइडिया है, टेक योर चांसेस। बट जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है। 9 to 5 भी जॉब करना या फिर किसी भी अच्छी जॉब में जाना कोई बुरी बात नहीं है। ये जितने भी आप लोग देखेंगे ना बड़े स्टार्टअप्स इंडिया के, इवन फ्लिपकार्ट जिसने इंडिया का मैं बोलूँगा कि परचम लहराया था पहली बार कि भाई साहब इंडिया में भी स्टार्टअप हो सकते हैं और वो $1 बिलियन के हो सकते हैं, उसके भी फाउंडर इफ आई एम नॉट रॉन्ग अमेजॉन में जॉब करा करते थे, राइट। अब आप देख रहे हो कि वो वहाँ से एक्सपोजर लेके आए ना। और मेरे को पता है सचिन बंसल और बिनी बंसल, इन दोनों के बीच में कॉमन चीज़ थी जो फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं, कस्टमर ऑब्सेशन। और एक कस्टमर ऑब्सेशन उनके अंदर कहाँ से आई थी? जेफ बेजोस से आई थी, बिल्कुल वहीं से आई थी। तो अब आप जब बड़ी कंपनी में काम करते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे सिर्फ ये सीख रहे हैं कि भैया मैं तो नौकरी करूँगा। वो हो सकता है कि आप वहाँ से ऐसी ज़बरदस्त लर्निंग लें और उसके बाद आप वो लर्निंग अपने स्टार्टअप में लगाएं। हाँ, इनफैक्ट मैंने एक स्टडी पढ़ी थी कि हमें ऐसा लगता है बिकॉज ऑफ मार्क ज़करबर्ग कि एक एवरेज फाउंडर की एज 20, 21, 22 है। बट अगर आप ओवरऑल देखो ना, सक्सेस रेट ऑफ फाउंडर्स वो सारे 40+ वाले हैं। 100%, ठीक है, बिल्कुल। और क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम मार्क ज़करबर्ग को लेके पूरे ग्राफ को स्क्यू कर देते हैं, एंड वी सी लॉट्स ऑफ 19, 20, 21, 23 और 25 ईयर ओल्ड, 26। मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें ड्राइव नहीं, उन्हें करना नहीं चाहिए, बट अगर सब लोगों को उन्होंने ग्राफ करा, जो भी स्टडी हुई थी, उसमें पता लगा द फाउंडर्स विद लॉट्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एंड 40+ वर मोर लाइकली टू मेक अ प्रॉफिटेबल स्टार्टअप। 100% ये बात सही है। वो ये ना कि हम लोग बायसनेस बड़ी जल्दी बनाते हैं और हम लोग उन लोगों की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं जो 1 in a billion टाइप लोग होते हैं ना, उनकी तरफ हम लोग ज़्यादा झुकाव रखते हैं। और मुझे को ऐसा लगता है कि यार ये आधे से ज़्यादा, थोड़ा सा मैं शायद यहाँ पे रैंट करूँ इस पर, आधे से ज़्यादा लोग जो ये आपको स्टार्टअप का ज्ञान दे रहे हैं उनके खुद के स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वो खुद कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए। मेरी नज़रों में भाई जिसका प्रॉफिट नहीं है ना, मैं उसे स्टार्टअप ही नहीं मान रहा हूँ। मतलब मुझे कैंसिल कर दो इस बात के लिए तुम इंटरनेट पे, लेकिन ये फैक्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। आपने अभी आप देख रहे हो ना, इतने सारे ले ऑफ हो रहे हैं। मैंने अपनी कंपनी से एक बंदे को भी नहीं निकाला यार, चाहे मेरे पास कम लोग हैं, सोच समझ के रखा। आपका काम भी एंटी फ्रेजाइल है ना, आपका काम, आप मार्केट पर डिपेंड नहीं रखते अपने काम को। बट मैं एडटेक की बात कर रहा हूँ ना। हाँ, मैं एडटेक की बात कर रहा हूँ। आई बिलोंग टू द सेम इंडस्ट्री।
But you're bootstrapped. हाँ, बूटस्ट्रैप्ड हूँ और साथ साथ में सोच समझ के हायरिंग करिए ना। सोच समझ के हायरिंग करिए, सोच समझ के पैकेजेस रखें। आज तक मैंने किसी बंदे को ये नहीं बोला कि जाओ हमारे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बोला, मैं ही नहीं, हमारे जैसे और बहुत सारे माइक्रो स्टार्टअप रन करने वाले लोग जो बूटस्ट्रैप्ड हैं वो कभी शायद बोलेंगे भी नहीं, बिकॉज उन्हें सोच के हायरिंग करी है। मेरे को ऐसा लगता है कि जब एडटेक कंपनीज इतने बड़े बड़े ग्लैमरस इवेंट्स करती हैं, ग्लैमरस चीज़ें करती हैं, परसेप्शन पीआर में पैसे लगाती हैं, वो अपनी कोर चीज़ें भूल जाती हैं। दैट्स प्रॉब्ली व्हाई दिस हैपेंस, राइट? यही मैं आपको कहता रहा हूँ कि अभी मेरी कल बात हो रही थी, कल मैंने एक पॉडकास्ट किया है इयन कैसल के साथ। वो यूएस में माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग के मास्टर माने जाते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा जिस कंपनी का विजन, जो कंपनी अपने मेन विजन से भटक जाए। और जो बात आपने बोली ना, वो यही है कि आए तो आप इसलिए थे कि आप एजुकेशन में रेवोल्यूशन लाओगे, और कर क्या रहे हो आप इमेजिन ड्रैगन के गाने के राइट खरीद के वो चला के लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, आप आईपीएल स्पॉन्सर कर रहे हो, आप उसके बाद जो है मेसी को हायर कर रहे हो, एमएस धोनी को हायर कर रहे हो। तो एमएस धोनी से यार हम क्रिकेट सीखेंगे ना। एमएस धोनी से चलो हम इंस्पायर भी हो जाएंगे, बट आप एमएस धोनी को अगर कुछ करोड़ों रुपए दे रहे हो तो वो हमारी जेब से जा रहा है। और मैं आपको ये बता दूं, ये इस वर्ल्ड में बहुत पहले से हो रहा है। आईआईपीएम का नाम सुना आपने? अरिंदम चौधरी। यस, जिसके बाल वो ऑलिव ऑयल लगा के पीछे रखता था एकदम। हाँ, आई रिमेंबर दैट। अरिंदम चौधरी, उन भाई साहब ने शाहरुख खान को हायर किया था। और आईआईपीएम के जो स्टूडेंट्स थे ना, आप उनसे मत मिलो, उनके माता पिता से मिलो एक बार। जो भर भर के गालियाँ देंगे हर भाषा में, वो आप सुन सुन के आपके कान जो है वो फट जाएंगे। अब उसी शाहरुख खान को एक और एडटेक स्टार्टअप ने हायर किया, और लोग इतने गली बले हमारे यहाँ के, उन्होंने देखा आईआईपीएम का क्या हाल हुआ, लेकिन फिर भी शाहरुख खान किसी और एडटेक स्टार्टअप को प्रमोट कर रहा है। तो भाई हमें तो यहीं पढ़ाना अपने बालकों को। ये इतना बड़ा चैलेंज है ना। इनके पास होती है फंडिंग, ये उस फंडिंग को बहाते हैं ऐसी चीज़ों में अपने, मतलब क्या हो गया है, अगेन मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मेरी अपनी थ्योरी है। मुझे लगता है कि ग्रोथ एट एनी कॉस्ट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ ग्रोथ। आप बस ये सोच रहे हो कि हाय मेरा यूजर बेस बढ़ता जाए, क्योंकि आपको फंडिंग उसी बेस पे मिलनी है। आप अगर मैं एक एडटेक स्टार्टअप हूँ, मैंने फंडिंग ले रखी है, और आप मेरे वेबसाइट पर रजिस्टर हो, तो आप मेरे लिए एक यूजर हो, मैं बेचूंगा आपको, मैं दिखाऊंगा आप मेरे लिए स्टैटिस्टिक हो। यस। तो मैं जितने नंबर ऑफ यूजर्स लेके आऊँगा उतना ज़्यादा मेरे को फंडिंग आगे मिलने वाली है। तो ये हर किसी को ऐसे देखते हैं कि बस बच्चे आ जाएं किसी तरीके से, और उसको करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब आप ये सोचो कि XYZ क्रिकेटर या XYZ फिल्म स्टार को मैं अपने वेबसाइट पे बुला लूँ, बोलूँ लाइव सेशन हो रहा है, तो कितने लाखों करोड़ों लोग जुड़ जाएंगे एकदम से। और इंडिया में आपको पता ही है कि किस तरह का फीवर है सेलिब्रिटी का, राइट। तो लाखों करोड़ों लोग जुड़ जाएंगे, वो सब मेरे यूज़र बन गए, अगली फंडिंग तैयार हो गई। तो ये बहुत बड़ा एक, अभी मैं एक दो बातें आपको और भी बताता हूँ, पता नहीं नाम ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, कोई लीगल इम्प्लीकेशंस ना हो, बट एक स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन बताई जाती है कि $22 बिलियन है, $22 बिलियन। उसने अभी एक स्टार्टअप को बाय किया था, मैं पता नहीं नाम में नहीं ले रहा हूँ जानबूझ के, उसने एक स्टार्टअप को बाय किया था $1 बिलियन के आसपास का। बहुत टेक्निकल हो जाएगा ये शायद हमारे ऑडियंस के लिए। अब वो उसी स्टार्टअप का आईपीओ लाने की बात करें $4 बिलियन का, विद इन 1 ईयर उसने $1 बिलियन की एक चीज बाय करी थी। अब वो आम आदमी को वो चीज $4 बिलियन की बेच देगा। ऐसा भी न्यूज में आया। दिस हैपेंड ऑल इन पब्लिक ट्रांसपेरेंटली। दिस इज हैपनिंग, दिस इज अबाउट टू हैपन, ऐसा न्यूज में भी आ रहा है। और उसी स्टार्टअप ने अभी अपने कम से कम नहीं तो 2500 से 3000 लोगों को निकाला है। और उसी स्टार्टअप ने वर्ल्ड लेवल पे एक व्यक्ति जो है वो फुटबॉल खेलता है, उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर हायर किया 2500 लोगों को निकाल के। 2500 लोगों को निकालते समय ये बोला है कि ये 5% ऑफ मेरी कंपनी नहीं है, ये 5% मेरे दिल का है। तो मेसी कितना परसेंट है भैया आपके दिल का, जिसको आपने हायर कर लिया एज अ ब्रांड एम्बेसडर। और उनके तो मतलब एक बार को वो जो आपने जिसको हायर किया, शायद उसके घर का चूल्हा फिर भी चल जाता, लेकिन शायद ये 2500 लोगों को जिसको आपने निकाला है, इनके घर में दिक्कत होने वाली है। ये बस इनको एक चीज़ चाहिए यार, पुश सेल करवाओ, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ाओ, और उसके बाद जो है भाई साहब फंडिंग लेते जाओ। अल्टीमेटली क्या होगा, मैं आपको विनम्र भी बता देता हूँ। 2016-17 में मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ बच्चों को CA में। 2016-17 में मैंने अपनी क्लास में एक बात बोली थी, और मुझे बच्चे ने याद दिलवाई टैग करके कि एक दिन आएगा, इंडिया का एक बहुत बड़ा फिनटेक प्लेटफॉर्म है, हम सब उसको यूज़ करते हैं, इसका नाम है पेटीएम। मैंने वो क्लास में बात बोली थी, ये पेटीएम एक दिन क्या करेगा, अपना IPO लेके आएगा, और हम सब पागलों की तरह उसके शेयर खरीदेंगे, और जो पहला इन्वेस्टर्स थे इसके अंदर, जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था, वो बहुत मोटी रकम लेके जाएंगे, और रिटेल इन्वेस्टर हाथ में झुंझुना लेके बैठा रहेगा। आप देख सकते हैं कि पेटीएम का जो IPO आया था वो 2100 रुपये पे एक शेयर पे लॉन्च हुआ था, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी उसकी 700 रुपये की वैल्यू चल रही है। Correct. तो मान लो आपने 2100 रुपये की एक चीज़ ली है और वो 700 रुपये की हो गई है। मुझे एक्जैक्ट प्राइस नहीं पता क्योंकि मैं ट्रैक नहीं करता इस कंपनी को, बट अब ये देखो कि अल्टीमेट गोल क्या है इन सारे स्टार्टअप्स का, IPO लेके आएंगे आप और हम एक्साइटेड हो जाएंगे, ओहो फलानी कंपनी का IPO आ रहा है, अब देखो मैं पैसे लगाऊंगा। वो IPO का होता क्या, IPO का जब पैसे आते हैं ना, भाई मैं IPO ला रहा हूँ,
मुझे पैसा चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि पुराने इन्वेस्टर को देना है। तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है ये। अगर मैं IPO लाता हूँ, मुझे पैसा चाहिए क्योंकि मेरे सामने एक्सपेंशन पड़ी है, वो सही है, लेकिन क्योंकि पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट देना है, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जनता जब उसके अंदर पैसे लगा देती है और फंस के बैठ जाती है। रिसेंटली जितने भी स्टार्टअप्स मैं आपको गिनवा सकता हूँ, डिलीवरी का नाम आपने सुना होगा, करेक्ट। आप उसके IPO देखिए, उसका करंट प्राइस देखिए। नाइका का नाम आपने सुना होगा, उसका IPO देखिए, उसका करंट प्राइस देखिए। पेटीएम का नाम आपने सुना है, उसका IPO देखिए, उसका प्राइस देखिए। ये सारे स्टार्टअप्स हैं। और अभी मैं आते आते ही पढ़ रहा था, बोट और बहुत सारी और कंपनीज हैं जिन्होंने अपना IPO रोक दिया है। इसी चक्कर में IPO रोक दिया क्योंकि मार्केट ना, ये मार्केट क्या है, ये मार्केट समझती है पेटीएम का शेयर क्यों पिट रहा है। सिर्फ इसलिए कि एक तो उन्होंने बहुत हाई वैल्यू पे जो है अपने शेयर्स को निकाला, दूसरा इसलिए भाई साहब प्राइमरी मार्केट, स्टार्टअप वाली मार्केट ऐसी है कि ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, जो आपकी एक्चुअल मार्केट है ना, एक्चुअल कैपिटल मार्केट है ना आपकी, वो मार्केट ऐसी है कि भैया प्रॉफिट कमा रहा है, हाँ तो ठीक है, ना तो हम नहीं खरीद रहे। सेकेंडरी मतलब जो आपकी स्टॉक मार्केट है ना, जब लिस्टेड कंपनी आप बन जाते हो, तब आपकी मार्केट ऐसे ही काम करती है कि भैया प्रॉफिट है तेरे पास, अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, घर जाओ अपने। और रियल टेस्ट भी वही है, बिजनेस का रियल टेस्ट क्या होना चाहिए? ग्रोथ एट एनी कॉस्ट और अ प्रॉफिटेबल वेंचर। मुझे लगता है प्रॉफिटेबल वेंचर एक रियल टेस्ट होना चाहिए, और इनके पास भाई प्रॉफिट है ही नहीं किसी के पास भी। मैं आपसे ग्रोथ के बारे में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बिकॉज ये केवल एक स्टार्टअप्स का फिनोमिनन नहीं है, दिस हैपेंस टू पीपल्स ऑनलाइन करियर्स एज वेल, राइट। आप फाइनेंस के अंदर भी बात करो, या आप किसी कंपनी को, एक टीम को लीड कर रहे हो, या आपको मतलब करियर में ग्रो करना है, तो हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि लोग डायरेक्शनलेस हो जाते हैं और बस आगे बढ़ते रहो, और आसपास से, मतलब हम अगर यूट्यूब पे भी देखें, सब्सक्राइबर्स की बात करें, मैंने ये देखा है अब तो मिलियन, अब तो 2 मिलियन, अब 3 मिलियन, वो एक ऐसा हेडोनिक ट्रेडमिल होता है जिसका इफ़ यू थिंक अबाउट इट देयर इज़ नो रियल सेंस। इवेंचुअली आपको डिफाइन करना पड़ता है क्या मेरे लिए मेट्रिक वैल्यूबल है या नहीं है। बट ये चीज़ स्टार्टअप की दुनिया से बोरोड है कि यार अब तो स्केल करना है, अब तो 10 दुकानें, अब 15 दुकानें, अब 20 दुकानें, फिर वो आप जो सेम प्रैक्टिसेस होती हैं आप उन्हें और स्टैंडर्डाइज करते चले, कहीं ना कहीं वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन या ऑब्सेशन खत्म हो जाती है। एंड आई एम जस्ट वंडरिंग, कोई डू यू नो ऑफ एनी एग्जांपल्स जो लोग डेलिबरेटली अपनी ग्रोथ को रोकते हैं जस्ट टू स्टे प्रॉफिटेबल? मतलब ऐसा कोई बड़ा जिसको सब लोग जानते हैं? जैसे जीरोधा तो है, फॉर एग्जांपल। जीरोधा है, बिल्कुल है, आपने बहुत बिल्कुल सही आपने नाम लिया, और मैं मिस कर रहा था यार जीरोधा के। मैंने जो फाउंडर हैं, मैंने उनका पॉडकास्ट सुना, एक बड़ा ज़बरदस्त पॉडकास्ट है उनका। उस व्यक्ति की बातों में जो ठहराव है ना, आई थिंक वो ही कंपनी को सक्सेसफुल बना रहा है। मतलब ठहराव इन द सेंस वो बहुत धीरे धीरे चलेंगे, बूट स्ट्रैप्ड है। और एक जोहो भी है, जोहो इनवॉइसेस, राइट। हाँ, जोहो इनवॉइसेस तो उसका एक प्रोडक्ट है, उनके हज़ारों प्रोडक्ट हैं जोहो वालों के, राइट। तो जोहो और जीरोधा, आई थिंक ये दोनों स्टार्टअप ऐसे हैं जिनको अब मेरे को ना एक रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है जब मैं इनका नाम लेता हूँ। और ऐसे बहुत सारे और भी स्टार्टअप्स होंगे जिन्हें हम शायद जानते नहीं हैं। क्यों? शायद वो इतने बड़े ना बन पाए हों, क्यों? शायद वो बहुत बड़े लोगों को हायर ना कर पाए हों, शायद वो PR नहीं कर रहे अपनी खामखा, शायद वो अपने PR नहीं कर रहे। बट मैं बता रहा हूँ वो हाईली सेटिस्फाइड होंगे, उनके कस्टमर भी हाईली सेटिस्फाइड होंगे। द होल ट्रूथ जो बड़े अभी आप लेके आए थे, हाँ, वो बड़े अच्छे ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आई थिंक यार मैं जब उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ आई फील गुड। मैं जब उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ता हूँ, या मैं जो उस कंपनी की इमेज मेरे माइंड में बनी है, एंड मैंने नहीं देखा कभी किसी इन्फ्लुएंसर को उनका प्रोडक्ट प्रमोट करते हुए, या कोई बहुत बड़ा व्यक्ति उन्होंने हायर किया हो। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी शायद जीरोधा स्पॉन्सर्ड है, मतलब जीरोधा ने शायद फंड दिया हुआ है उनको, शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सो ऐसे स्टार्टअप्स हैं विनम्र जो ग्रोथ एट एनी कॉस्ट नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। जयपुर में गया था, जयपुर में मेरे को किसी ने बताया था वहाँ पे एक अगेन कॉफ़ी का कोई स्टार्टअप है, राइट। एक बहुत अच्छा कॉफ़ी, आई हैव एसोसिएट अनुराग मानस वर्मा, उन्होंने वहाँ का कॉफ़ी व्लॉग डाला था। इट्स वन ऑफ द, मतलब दिल्ली की टक्करी कॉफ़ी है वहाँ पे। हाँ, तो वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका। अगेन उसके बारे में मुझे यही बताया गया, ये बंदा नहीं चाहता ग्रोथ, ये बंदा चाहता है सेटिस्फैक्शन, ये बंदा चाहता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन और अपनी सेटिस्फैक्शन। तो ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई, अगर मैं पर्सनल लेवल पे देखूं तो हम लोग भी ऐसा ही थॉट रखते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए। मतलब आपको मैं अपनी इंडस्ट्री से बता सकता हूँ, हमारी इंडस्ट्री में आप देखोगे कि ग्रोथ एट एनी कॉस्ट कैसे होती है। बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि एक मैल प्रैक्टिस के बच्चों का डेटा कहीं से निकलवा लेना और फिर उनको कोल्ड कॉलिंग करवाना कि खरीदो, क्लास खरीदो। इवन बंदा CA बन जाता है, उसको तब भी फाउंडेशन की क्लासेस के कॉल आते रहते हैं या मैसेजेस आते रहते हैं कि भाई क्लास ले लो हमसे। तो माय रूल नंबर 1 इज़ कि यार अगर आप टीचर हो और आप अनएथिकली डेटा निकलवा रहे हो किसी से, तो मेरे हिसाब से तो वही गलत कर रहे हो आप। एक दूसरा और क्या मैल प्रैक्टिस चल सकती है मैं बता सकता हूँ आपको। काउंसलर्स जो बैठे होते हैं ना, आजकल क्या है, एक सेंटर सिस्टम चला हुआ है। सेंटर सिस्टम क्या है कि विनम्र ने एक सेंटर खोल लिया,
विनम्र के पास जो है 5 टीचर्स की क्लासेस हैं और कोई आता है ऑफलाइन तो वो विनम्र उनको पेन ड्राइव में वो क्लासेस डाल के दे देता है। अब विनम्र किसकी क्लासेस सेल करेगा? जिस पे बस कट ज़्यादा मिल रहा है, बात खत्म। वो अगर वो एक्स टीचर की क्लास लेना भी चाहता है लेकिन वाई टीचर ज़्यादा कट दे रहा है तो भाई साहब वो आपको वाई टीचर की ही क्लासेस बेचने की, थोड़ा चीप वर्ड होगा, चेपने की कोशिश करेगा। वो तो होता ही है। पर आप एक तरह से ये भी आर्ग्यू कर सकते हो कि एट दैट पॉइंट इट्स बेटर फॉर द बिजनेस, लाइक यू टू डिसाइड कि तुम्हारा कोर फोकस क्या है, वो बिजनेस बनाना है या नहीं, वो बिजनेस हमें फिर लॉन्ग टर्म बनाना है या फिर आपने बस कुछ दिन रहना है कि बच्चा उसके बाद आके आपको गालियाँ दे एक बार। और इस पे क्या थॉट है कि आप डेटा बाय कर रहे हो बच्चे का। मैं कभी भी बच्चों को मैसेज नहीं करता और मेरे पास 2.5 लाख बच्चों का डेटा है जो मेरी ऐप पे रजिस्टर्ड है, 2.5 लाख, राइट। अब हमने व्हाट्सएप डालना शुरू किया अब, और व्हाट्सएप भी तब क्योंकि हमारी वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी बोलती है कि आप हमें नंबर दे रहे हो, हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल आईडी दे रहे हो, हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड दे हैव साइंड अप फॉर दैट। वो बात अलग है, कोई पढ़ता नहीं है उसको, बट मैंने कभी अनएथिकल तरीके से किसी का डेटा निकलवा के उसे मैसेज नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने ये काम कर दिया तो यार अगेन ग्रोथ हो सकती है, उससे ग्रोथ हो सकती है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं होगी और फिर वो ग्रोथ एट एनी कॉस्ट में हम भी चले जाएंगे। इससे पहले आपने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी। आपने कहा था कि लोगों को अक्सर जैसे फाइनेंस के बारे में नहीं पता और वो बता रहे हैं। मैं सोच रहा था कि क्यों ऐसा है कि सीए की क्लासेस पढ़ाने के लिए आपको सीए बनना होता है लेकिन आईएएस की क्लासेस पढ़ाने के लिए आपको आईएएस नहीं बनना पड़ता? देखो ऐसा नहीं है, सीए की क्लासेस पढ़ाने के लिए मतलब ऐसे टीचर्स हैं जो सीए नहीं है, जो सीए नहीं है फिर भी वो पढ़ा रहे हैं, राइट। बट मैं इसमें ना बस एक बात ऐड करूँगा कि सीए ना एक बहुत ही डिफरेंट इन्वायरमेंट है, मतलब डिफरेंट ही वर्ल्ड है, वो डिफरेंट ही यूनिवर्स बनी हुई है, राइट। तो उस यूनिवर्स को जिसने पास से देखा नहीं ना, वो शायद वो स्ट्रगल ना समझ पाए, वो शायद वो पेन ना समझ पाए, वो शायद इंस्टीट्यूट को ना समझ पाए, हमारा इंस्टीट्यूट क्या सोचता है। तो वहाँ पे ये सीए होने का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, देयर आर नॉन सीए टीचर्स ऑल्सो, बट येस जब आप एक सीए होते हो, आप उस जर्नी के थ्रू गए हो, आपने पूरा सब कुछ देखा है, आपने वो पेन देखा है, आपने वो जैसे बोलते हैं बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, वो वाली फीलिंग आपने ली है, और आप इंस्टीट्यूट को जानते हो कि इंस्टीट्यूट क्या सोचता है, कैसे सोचता है, क्या कर रहा है, आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स होते हैं वहाँ पे, आपको वहाँ से कुछ न्यूज़ मिलती रहती है, तो वो चीज़ें एक ऐड ऑन हो जाती हैं, वो वैल्यू ऐड कर देती हैं, दैट्स इट। आई सी। बट मैं आईएएस के अंदर देखता हूँ, आईएएस के अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं है। लोग अक्सर आईएएस नहीं पास कर पाते फिर वो आईएएस के टीचर्स बनते हैं। इट्स लाइक इज इट बिकॉज कि उनकी ड्यूटी लग जाती है, बट इट्स जस्ट अ वेरी वियर्ड कॉम्बिनेशन। एनीवे, हमने एक ही क्वेश्चन आंसर करा था, उससे इतने बड़े बड़े टेंजेंट्स निकल गए। अभी तो एक क्वेश्चन था, ऐसे मतलब हज़ारों नहीं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हमने वो एड्रेस कर दिया ना, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर वाला। करेक्ट एड्रेस कर दिया था। अच्छा, एक क्वेश्चन है, लेजेंड बब्बुआ पूछते हैं, AI tech innovation in CA profession. CA is nowadays just having traditional normal firm, and we still haven't raised it for clients. It's an old method continuing till now. Does he think it's time for tech to come in the scene? And is there any scope for it? और मैं इस पे एक ऐड करना चाहूँगा चीज़। Anywhere from किसी CA firm का clear invoicing software ना होना, anywhere from WhatsApp करना OTP के लिए, anywhere from क्या कहते हैं, मतलब लॉगिन पासवर्ड दे देना और फिर मैनुअली ईमेल के थ्रू इन्वॉइसेस भेजना। कोई डू यू थिंक इसके अंदर AI और टेक आ सकता है जो इसे अपग्रेड कर सकता है? मैं पहले तो AI की बात बता दूं। AI मुझे लगता है, अगेन मुझे हेट मिलेगी बहुत ज़बरदस्त, AI मुझे लगता है कि ओवर रेटेड है यार, सिंपली इट इज़ ओवर रेटेड। अब हम जीरोधा की बात कर रहे थे, तो जीरोधा के फाउंडर ने ये लिखा था कि AI का शोर मचा रखा है, हम बहुत कम AI यूज़ करते हैं। वो सोचो जीरोधा, मतलब उनके बिजनेस में टेक की इतनी रिक्वायरमेंट है और इतना फास्ट टेक चाहिए उनको, तब वो कह रहे हैं कि AI तो यार ये सिर्फ हाइप मचा रखे, हम AI बहुत ही कम यूज़ करते हैं, राइट। एक बात। दूसरी बात यार, मुझे ऐसा लगता है कि अगर AI आ भी रहा है तो आप AI सीखो ना, अगर मशीन लर्निंग आ भी रही है तो आप मशीन लर्निंग सीखो ना। सीख क्यों कर रहे हो? हाँ, सीए के साथ आप उसको सीखो ना, आप उसको अपनाओ ना। आपका अगेन एक वाई कॉम्बिनेटर फंडेड स्टार्टअप है क्लियर टैक्स। क्या किया है उसने क्या किया, उसने इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसके फादर शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वहां से उसके पास नॉलेज थी, इधर से उसके बाद टैक आया, उसने भाई साहब क्लियर टैक्स बना दिया। क्या है क्लियर टैक्स, क्या करता है? क्लियर टैक्स इज बेसिकली आपके टैक्सेस को ऑटोमेट करते हैं, वो आपके जीएसटी के सारे काम को ऑटोमेट करते हैं, वो आपके इनकम टैक्स के काम को ऑटोमेट करते हैं, वो एंड दे चार्ज अ फीस फॉर दैट। सर ये तो मैं यूज करने वाला हूँ, but is it good? Is it good? The experience of it is good than using a traditional CA? मैंने पर्सनली यूज नहीं किया है, बट उनका अगर आप नाम देखोगे भी बहुत ज़्यादा है, राइट। हाँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यार आप AI से डर क्यों रहे, आप उसको लीवरेज करो ना, यूज दैट। आप किसी भी आने वाली टेक्नोलॉजी से सोचो, कंप्यूटर से पहले लोग बाग डरते थे,
कंप्यूटर आ रहे हैं, जॉब चली जाएगी, जॉब खा जाएंगे, ये कर रहे हैं। भाई साहब जिसने कंप्यूटर चलाना सीख लिया वो जीत गया ना, वो आगे बढ़ गया ना, राइट। ऐसे ही जब AI आ रहा है आपको पता है तो आप AI को कैसे यूज़ कर सकते हो। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये AI वगैरह भी बहुत दूर की बातें हैं। अगेन भाई जो बोलना है बोल लेना। Web3 का फैक्ट देख लिया आपने, हम सब ने, क्या हुआ Web3 का, मतलब एक बार सोच के देखो ना क्या हुआ Web3 का। वापस आ जाएगा बट अभी उसका डाउन चल रहा है। अभी हालत खराब है। नॉट एज अ मार्केट, आई मीन लाइक द टेक्नोलॉजी वाज वेरी हाइप्ड इन द लॉकडाउन, पर वापस मेन स्ट्रीम उससे कम चला गया थोड़ा। राइट। तो इस पर बहुत मीम्स भी बनते हैं, आप देखते होंगे शायद ट्विटर वगैरह, Web3 को लेके, क्रिप्टोज को लेके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टिक टू योर बेसिक्स। आप जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है आपको लगता है आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हो, उसे अपनाओ ना। मैं 2013 में यूट्यूब पे गया था ना, क्योंकि मुझे पता था टेक्नोलॉजी आ रही है तो मुझे अपनाना चाहिए, मुझे इसके साथ ढलना चाहिए। मैं ढल गया उसके साथ, बहुत सिंपल सी बात है। सामने किसी थ्रेट को देख के घबराना क्यों है, ये सोचो ना उस थ्रेट को आप अपने साथ कैसे जोड़ सकते हो। करेक्ट, हाउ कैन यू यूज इट फॉर द फ्यूचर। हाँ, कोई भी चीज़ आ रही है ना विनम्र मार्केट में, तो वो अगेन दो साइड्स लेके आती हैं। वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी लेके आती है, वो आपके लिए थ्रेट भी लेके आती है। कुछ लोग उसे एज अपॉर्चुनिटी यूज़ कर लेंगे, कुछ लोग उससे डर के मारे बस पड़े ही रहेंगे कि हाई ये आ गया तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। और पता है क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ परसेंटेज ऑफ CAs ऐसे होंगे जो टेक्नोलॉजी को बहुत जबरदस्त तरीके से लिवरेज कर रहे होंगे अपनी प्रैक्टिस में, जरूर होंगे। हर क्लाइंट को बोल रखा होगा ओनली यूज DSCs, आप कोई टेंशन नहीं छोड़ दो। बहुत सॉलिड तरीके से वो यूज कर रहे होंगे, प्रोसेस ड्रिवन जो लोग होंगे। कुछ होंगे जो अपना भाई देसी तरीके से चला रहे हैं प्रैक्टिस, और बहुत जल्दी आप देखोगे कि फिर वो बाहर भी हो जाएंगे वो गेम से। स्पेशली बिकॉज जैसे जैसे एजिंग क्लाइंट्स आगे बढ़ते हैं जिंदगी के अंदर और उनका ध्यान तो जाता है और नई जनरेशन आती है और वो फर्स्ट टाइम फिर उनका CA से इंटरेक्शन होता है, तो वो अपनी मशीन लर्निंग, AI, फास्ट टेक्नोलॉजी वाली नॉलेज लेके आएंगे और वो बोलेंगे अरे पर मेरा CA तो पुरातन काल में चल रहा है, और वहाँ से फिर वो वाली चीज़ होनी शुरू हो जाएगी। हो गई है। मैं जानता हूँ कुछ ऐसे CAs को जो एक्चुअली में गेम चेंज कर रहे हैं, और जो नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। और सच बताऊँ यार, कहते हुए बुरा लगता है, लेकिन हमारी फ्रेटर्निटी में ऐसे भी लोग हैं जो आज भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भी कह रहे हैं कि जुगाड़ से मिल जाए, खरीदेंगे नहीं, जबकि CAs के लिए वो बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मुझे अच्छी तरह याद है एक सेमिनार में हम ऐसे बैठे हुए थे, कहीं पे कुछ बातचीत चल रही थी, तो वहाँ पे सामने स्पीकर ने पूछा कि Office 365 का सब्सक्रिप्शन किस किसने ले रखा है, और सामने कितने CAs बैठे थे। किसी का हाथ ऊपर नहीं है, मैंने अपना हाथ ऊपर किया। मेरे पास Office 365 आज भी है, क्योंकि आप उसे SaaS की तरह यूज़ करते हो लिटरली। हाँ, तो मैं उसको कोर्सेज वगैरह बनाता हूँ, तो मैं उसको यूज़ करता हूँ, मेरे पास था उसका सब्सक्रिप्शन। तो सेमिनार के बाद मेरे पास 15 CAs आए कि भाई क्या होता है, कैसे होता है ये Office 365 कैसे काम करता है, अच्छा रियल टाइम में सिंक हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। वो मतलब बिना उसके अपनी प्रैक्टिस चला रहे थे। देसी वाला एक्सेल होता है ना कि भाई ठीक है, कंप्यूटर पे जो फाइल है वो कंप्यूटर पे ही है, और वो एक्सेल 2012 और वो पुराना 2016 के एक्सेल जो किसी कंप्यूटर इंजीनियर ने डाल दिया, हाँ, फिर उसे प्रिंट करके या ईमेल करके भेज रहे हैं। नॉट एवरीवन, बट येस, ये प्रोसेस आज भी चल रहा है, राइट। और जबकि आप मेरा ऑफिस पूरा देखोगे, मतलब मेरा हर चीज़ ड्राइव पे चलती है, गूगल ड्राइव पे। लव गूगल ड्राइव, बेटर देन iCloud इन लॉट ऑफ वेज। इसमें भी आपको मैं बताता हूँ, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं यार, गूगल ना आपको 15 GB का डेटा फ्री देते हैं। तो लोग ये नहीं कि मैं 100 GB का खरीद लूँ, वो 6,000 रुपये महीने साल का सब्सक्रिप्शन, वो 3 ID बना लेंगे, वो खेलते रहेंगे इधर से उधर, इधर से उधर। सर हार्डली क्या 300 रुपये पर मंथ लगता है, उससे भी कम। हमने 5 TV ले रखा है और हम हर 2-3 महीने में बढ़ा देते हैं। हमारा कोई नुकसान नहीं जा रहा, हम खुश हैं कि इतना डेटा हमारे पास है। मैंने 100 TB का वो ले रखा है, क्लाउड सर्विस ले रखी है। हमारा डेटा बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बच्चों को वीडियोस देनी है और सारी चीज़ें देनी है। और ऐसा नहीं, आज से डे 1 से मैं बहुत क्लियर हूँ यार टेक को लेके। टेक पे आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, वो आपको ऐसा ROI देगी कि आप संभाल ही नहीं पाओगे। करेक्ट। आप किसी भी टेक पे पैसा इन्वेस्ट करोगे, आपको जबरदस्त ROI देने वाली। जैसे किंडल, आप मुझे याद है आप बताते थे किंडल वगैरह, मैंने कहा सर ये तो मैं तो फिजिकल किताब पढ़ता हूँ, मैं अब सिर्फ किंडल पढ़ता हूँ। मैं तो ब्लेंड पे चल रहा हूँ। अब मैंने ये रूल बना लिया, मैं जो किताब फिजिकल बाय करता हूँ किंडल पे भी जरूर बाय करता हूँ। और जहाँ जब मर्जी जैसे मर्जी उठानी पड़े मैं उठा लेता हूँ उसको। हाँ, मेरे को किंडल इसलिए पसंद है बिकॉज उसके अंदर ना हाईलाइट करने का फीचर होता है। फिर मैं उन हाईलाइट्स को अपने आपको ईमेल करता हूँ और मैं उनको फिर उनसे न्यूज़लेटर बनाता हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है। अभी आपने एक टेक यूज़ नहीं की है, पिछली बार शायद आपने, जब आप एंड्रॉइड यूज़ करते थे आपने आईफोन ले लिया है। हाँ, तो अब मुझे लगता है कि आप एक बार iPad लेके देखो। हाँ, मेरे को पता है मेरी ज़िंदगी एडवांस हो जाएगी। iPad भी लेना तो iPad Pro लेना। ओके। एंड आपको लगेगा यार ये अमेजिंग पीस ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ था आज तक, आप फ़ैन हो जाओगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ विनम्र, आपको पता है ये आईफोन मेरे मैकबुक से, मतलब ये आईफोन मेरे मैकबुक का कैमरा बन सकता है विदाउट एनी वायर। आपको 4K का फीड मिलेगा मेरे लैपटॉप के अंदर इस फोन से, विदाउट कैम लिंक नीडेड, नथिंग नीडेड। दिस इज टेक्नोलॉजी।
आप सोच के देखो, इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी कैमरा। एयर ड्रॉप टाइप की स्ट्रीमिंग। एयर ड्रॉप नहीं भाई, वो हो गया पुराना। एयर ड्रॉप तो बचपन से आ रहा है। अब इनका एक कॉन्टिन्यूटी कैमरा करके फीचर आया है। इनका जो इनका जो नया OS आया है वेंचुरा। उस वेंचुरा में आप क्या कर सकते हो, अगर मेरे पास मैकबुक होता है मैं करके दिखाता। आपने बस अपना मैकबुक ऑन करना है। हाँ। मैकबुक में कोई भी वीडियो स्ट्रीमिंग वाला सॉफ्टवेयर, लेट इट बी जूम, लेट इट बी OBS ऑन करना है, ये अपने आप कनेक्ट हो जाएगा उससे। और बैक कैमरा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड देता हुआ आपको, आप उसमें पोर्ट्रेट इफेक्ट कर सकते हो, आप उसमें स्टूडियो लाइटनिंग कर सकते हो, और आप उसे स्ट्रीम कर सकते हो 100%, 101%। आप कभी भी मेरे ऑफिस आए, मैं आपको करके दिखाऊंगा। सो नो नीड फॉर फैंसी DSLRs। यार मैं कह तो रहा हूँ, मैंने आपको अभी हम जब बात कर रहे थे, जितना लीन आपका सेटअप होगा ना, जितना लीन आपका सेटअप होगा, आप उतना ज़्यादा आउटपुट निकाल पाओगे। मैं तो लीन सेटअप का फ़ैन हूँ हमेशा से। कोई लैग नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर कुछ आ जाए तो आप मुझे पकड़ लेना, मैं गारंटी देता हूँ टिम कुक के बिहाफ पे। और बताओ मतलब सो नो नीड टू बाय लाइक अ कैनन कैमरा या कुछ और। आगे की बात बताता हूँ। बेल्किन इज मेकिंग अ स्टैंड। बेल्किन एक कंपनी है। हाँ। तो वो स्टैंड इसके नीचे लग जाएगा, और ये मैकबुक के वो जो मॉनिटर होता है, जो उसका स्क्रीन होती है, बस उस पर ऐसे फ्लिप हो जाएगा। दैट्स इट। खत्म। आप चार्जर लगा दो ऊपर से। चार्जर मैकबुक से ही लगा दो ना, ऊपर से क्यों लगाना है? मैकबुक से ही लगा दो चार्जर भी, और एक उसके वहाँ लगा दो। हाँ, मतलब मैकबुक चार्ज होता रहेगा अपना। दैट्स इट। आप आईफोन के USB-C टू लाइटनिंग केबल लगाओ। बट इट्स ओनली फॉर iPhone 13 Max 14 या फिर इसमें दिस इज नहीं, अभी मेरे ख्याल से ये आपका अगर इसमें अगर आपका iOS 16 आ गया, वो आ गया होगा, अगर आप अपग्रेड कर लोगे, हाँ 100% चल जाएगा। ठीक है सर, मैं तो अपने वेबकैम फेंक के मारूंगा। मेरे पास एक Logitech का वेबकैम पड़ा हुआ है, बट आई थिंक Logitech इज लाइक लॉस्ट दिस रेस। बिकॉज अगर ये हो गया ना, सारे एग्जीक्यूटिव्स इस पे भागेंगे, सारे स्ट्रीमर्स इस पे भागेंगे। ये हो चुका है। और आपको अब एक और चीज़ बताता हूँ, बात चल रही है इधर टेक की, ये तो एक पोर्शन है। अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो कई लोगों को नहीं पता होगा और हैरान कर देगा आपको। आप इसका कैमरा ऐसे रखोगे, आप इससे अपना भी व्यू ले सकते हो, डेस्क का भी व्यू ले सकते हो। मतलब अगर आप किसी चीज़ की अनबॉक्सिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे बैठ के अनबॉक्स कर रहा हूँ, हाँ। तो ये इसका व्यू दिखाएगा ऐसे कि आपने ऊपर से कैमरा लगा रखा है। हाउ इज दैट पॉसिबल? हाँ, तो वो क्या पॉसिबिलिटी है कि इनका ये जो वाइड एंगल कैमरा है ना, हाँ। ये उसको इस एंगल से यूज़ करते हैं कि ऐसे होगा, लेकिन आपको डेस्क व्यू दिखेगा। बट केविएट ये है कि अभी वो इतना अच्छा नहीं है जो डेस्क व्यू वाला है। हाँ। जो फ्रंट व्यू वाला है वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। सोचो ना, आपने इसमें अगर वीडियो रिकॉर्ड करते हो, उसमें सिनेमैटिक का ऑप्शन आता होगा, पता नहीं इस फोन में आता है कि नहीं, मेरे फोन में सिनेमैटिक का ऑप्शन आता है। हाँ। वही सिनेमैटिक आप इससे रिकॉर्ड करोगे। लेट मी सी सिनेमैटिक ऑप्शन, मतलब वीडियो के उसके अंदर मैं जाके आपको दिखाता हूँ। जब आप कैमरा में जाओगे, हाँ, तो ये देखो, ये नीचे जैसे ऑप्शंस आते हैं ना, तो यहाँ पे आपको हाँ सिनेमैटिक मैंने कभी यूज ही नहीं करा ये। हाँ, तो सिनेमैटिक इज अगेन वही शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड हो जाएगी। शिट सर, मैं आई फील लाइक रिटार्ड, मैंने कुछ भी नहीं करा इस फोन में यूज। इसमें आप वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद बैकग्राउंड कितना ब्लर करना है, कितना ब्लर नहीं करना है, वो सेट कर सकते हो। मैं इस फोन में सिर्फ स्पॉटिफाई यूज करता हूँ और मैप्स यूज करता हूँ। आई एम क्लियरली अंडर यूटिलाइजिंग माई आईफोन। 100%। आईफोन तो कोई भी ना, जिसके भी हाथ में, वो अंडर यूटिलाइज ही कर रहा है। इट्स सच अ पावरफुल डिवाइस। पता नहीं, शायद मैंने पहले पॉडकास्ट से बताया था, नहीं बताया। आप देखो, 4 पॉडकास्ट में एक बात तो क्लियर है कि आप एप्पल के बहुत बड़े भक्त हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, भक्त क्यों हूँ? हाँ। भक्त क्यों हूँ? इट्स नॉट लाइक कि मुझे आईफोन शो ऑफ करना है। नहीं, वो तो मेरे को पता है, शो ऑफ नहीं करना। सिर्फ मैं इसलिए भक्त हूँ कि भाई ये जो वैल्यू देते हैं ना, हाँ। यार ये कैसे सोच लेते हैं। आप सोचो, इन्होंने देखा कि हाँ यार हमारा ना मैकबुक का कैमरा बहुत ही घटिया है और लोग बागों को ना वेब कैम चाहिए, बहुत बकवास होता है मैकबुक का। इनको क्या थॉट आया होगा कि आईफोन के कैमरे को वेब कैम बना देते हैं, वो भी वायरलेसली। 2 डिवाइस आपके पास मेरिट है ना कि आप आईफोन भी लो। दे जस्ट वांट यू टू हैव, दे वांट दैट ऑल ऑफ द डिवाइसेस यू वेयर, यूज, सी आर ऑल एप्पल। इसी को बोलते हैं एप्पल इकोसिस्टम। इसी को बोलते हैं एप्पल इकोसिस्टम कि आपने कुछ ऐसा बना दिया है कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। फॉर एग्जांपल, मेरा मैकबुक मेरी वॉच से अनलॉक हो जाता है, तो अगर मैंने वॉच पहन रखी हो, मैं मैकबुक पे जाके बस हाथ रखूंगा या मैं उसके आसपास जाऊंगा, तो वो अनलॉक हो जाएगा वहाँ पे। क्रेजी। फॉर एग्जांपल, अब जैसे हम लोग मास्क वगैरह लगा के रखते हैं, तो ये वॉच से अनलॉक हो जाता था। अब तो खैर इसमें मास्क वाला फीचर भी आ गया कि मास्क के साथ भी फेस आईडी ले लेता है। अदरवाइज आपने मास्क लगा रखा है और आपने वॉच पहन रखी है, तो ये फेस आईडी नहीं लेगा, आपके वॉच से अनलॉक कर देगा इसको। क्रेजी। इसके अंदर सर और ऐसे कैमरा के अंदर कौन से फीचर्स दैट यू नो ऑफ? अब देखो, कैमरा के अंदर एक मैं पोर्ट्रेट मोड बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। वो तो नॉर्मल, वो तो खैर है ही। और पोर्ट्रेट मोड में आप डिफरेंट तरह की लाइटनिंग यूज़ कर सकते हो। स्टेज लाइट, मोनो, हाई की लाइट। हाँ, ये तो मेरे ख्याल से आप अपनी टेक टीम को दोगे ना, जो आपके क्रिएटिव एक्सपर्ट लोग हैं, हाँ, ज़्यादा एक्सप्लोर करके बताएंगे। मैं मेनली इसका एक वीडियो कैमरा यूज़ करता हूँ। सिनेमैटिक यूज़ करते हो आप? सिनेमैटिक भी यूज़ किया है मैंने। अभी सिनेमैटिक आप यूज़ करोगे ना, इसमें सिनेमैटिक में सबसे सही फीचर मुझे लगता है कि आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो कि कितना आपको बोके बोलते हैं, क्या बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, वो चाहिए आपको। ओके, जैसे मैं इस पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड तो कमाल की आ रही है। अच्छा, इसने फोकस अभी भी आप पे करा हुआ है, लेकिन यहाँ बहुत उसे टच करके फोकस चेंज कर सकते हैं। हाँ, वो तो है खैर। क्रेजी, बहुत ही सही है।
फिल्म शूट हो सकती है इसमें प्रॉपर? यार लोग बाग बना रहे हैं फिल्म यार, लोग बाग आईफोन पे फिल्म बना रहे हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हम तो बहुत आगे हैं। आपकी गैंग्स ऑफ वासेपुर, जो आप फैन हो आप गैंग्स ऑफ वासेपुर के, इसका काफ़ी पार्ट आईफोन पे शूट हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। रियली? हाँ जी, मैं कल ही रात को देख रहा था दोबारा से। मैं तो रिवाइज करता रहता हूँ यार। एक ये 2-3 चीज़ें मुझे ऐसी लगती हैं जो मुझे लगता है कि यार कमाल ही बन गई हैं। एक ये, एक अगेन थोड़ा सा जजमेंटल हो सकता है, गेम ऑफ थ्रोन्स। हाँ, जो है मैं बहुत, आपने नया वाला देखा हाउस ऑफ ड्रैगन? वो अभी ना झिल नहीं रहा है। वो देखा तो मैंने, अप टू डेट हूँ मैं उसमें। हाँ, खत्म नहीं हो गया? आई थिंक लास्ट वाला ही शायद, अगर लास्ट वाला नहीं आया तो मेरा फिर वो पूरा अप टू डेट हूँ मैं उसमें। खत्म हो गया बिना स्पॉइलर दिए। लास्ट जो बगावत होती है वो हो गई। वो ड्रैगन से, वो एक ड्रैगन दूसरे ड्रैगन को खा जाता है। हाँ, आपने दे दिया स्पॉइलर। वो ये बस, दैट्स इट। वो मैं गेम ऑफ थ्रोन्स, गैंग्स ऑफ वासेपुर, मिर्ज़ापुर। हाँ, तो ये मेरा होता है कि अच्छा भाई ब्रेक मिला है तो कुछ देख लें ज़रा। एक नई सीरीज आ रही है बहुत ही बढ़िया। आज मैंने अनूप सोनी के इंस्टाग्राम पे देखी थी। मैं आपको उसका ट्रेलर दिखाना चाहता हूँ, आपको वो बहुत अच्छी लगेगी। और आपको मेरे टूटे हुए OnePlus 8T की स्क्रीन पे देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसमें इंस्टाग्राम नहीं डाला हुआ आईफोन के अंदर। लेकिन ये जो सीरीज आ रही है ना, इसका नाम है खाकी बिहार फाइल्स। ओके। तो जो बिहार की जर्नी वासेपुर के अंदर शुरू हुई थी, वो सेम क्या कहते हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और लेकिन इसका जो प्लॉट है नेटफ्लिक्स बना रहा है, तो थोड़ा और इंटेंस कर रखा है। अनूप सोनी, ये ऑफिशियल टीजर देख लो। ये शायद या तो रिलीज हो गया या होने वाला है। बट मैंने ना बहुत समय के बाद जाके एक्साइट हुआ किसी क्राइम शो के लिए। इसका ट्रेलर बहुत तासु लगा मेरे को, जो लाइन कट्टा वाली लाइन भी है। शोज का तो अपना अलग मजा है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन लेते हैं जो इंस्टाग्राम पे आया हुआ था। वो क्वेश्चन था, भाई इतना जेनेरिक क्वेश्चन है और इसके अंदर लोग खुद ही फिगर आउट करते हैं ऐसे, हाउ टू डू टैक्सेस लिखा हुआ था उसने बस। यार देखो, मैं ये बोलूँगा कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हो तो अपने आप कर सकते हो, मतलब नॉट अ बिग डील, बहुत सिंपल होता है। आपका एम्प्लॉयर ही सारी चीज़ें कर देता है आपके लिए, और थोड़ा बहुत अगर आप कंप्यूटर से भी हो तो आप अपने आप कर लोगे। बट इफ़ यू आर इन बिजनेस तो आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, फॉर श्योर आपको हेल्प लेनी चाहिए। सैलरी एम्प्लॉय हो, ज़्यादा कोई मतलब आपके पास कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, तो आप अपने आप इसको फिगर आउट कर सकते हो। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पढ़ोगे ना, अगर उसको जो वो स्टेप्स बता रहे हो वो भी फॉलो करोगे, यू आर सॉर्टेड, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप बिजनेस में आ जाते हो तो मुझे लगता है कि यू शुड टेक प्रोफेशनल हेल्प, क्योंकि वहाँ पे कई प्रोविजंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका छोटी सी अनदेखी की वजह से ना आपको हो सकता है कि बहुत भारी नुकसान हो जाए, या 2-3 चक्कर वक्कर कहीं के लगाने पड़े, या ऑनलाइन थोड़ा सा आपको और एक्सरसाइज करनी पड़ जाए। तो दिस इज़ हाउ यू डू योर टैक्सेस। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो थोड़ा सा बिजनेस बड़ा है तो हमने प्रोफेशनल्स हायर कर रखे हैं यार, मतलब 2-3 लोगों की टीम है जो ये सारी चीज़ें देखती हैं। एंड यू डोंट टेक दिस, क्योंकि आप खुद भी CEO, आप भी बाहर से ऑडिट कराते हो। बाहर ऑडिट तो देखो बाहर से ही होगा, वो तो इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है, मैं तो अपना ऑडिट कर ही नहीं सकता। साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग उस इंडस्ट्री के साथ टच में है ना, ऑब्वियसली उन्हें ज़्यादा अपडेट्स पता है कि यार आज ये वाली कंप्लाइंस आ गई है, या आज ये वाला रूल चेंज हो गया, या आज से हमें यहाँ पे TDS ज़रूर डिडक्ट करना है, या आज से यहाँ पे TDS डिडक्ट नहीं करना है। हम पढ़ाते हैं तो हम थोड़ा सा पीछे चल रहे होते हैं। क्यों पीछे चल रहे होते हैं? हम चल रहे होते हैं जो ICI ने बोला है कि इस अटेम्प्ट में आने वाला है, हम उस पर फोकस कर रहे होते हैं, थ्योरी पे फोकस कर रहे हो जो पेपर में आना है बेसिकली। और समय जो है वो आगे निकल जाता है। जैसे फाइनेंस एक्ट 2022 आ गई तो हम अभी 2021 पढ़ा रहे होंगे, या उससे पुराने वाले कुछ प्रोविजंस पढ़ा रहे होंगे, और फाइनेंस एक्ट 2022 जो है वो एक्चुअली में हमारे बिजनेस में लग रही होगी। ओहो, तो उससे क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोफेशन इंक्रीज हुई है कि एक तरह आपका खुद CS का आप काम कर रहे हो और दूसरा आप पढ़ा रहे हो? इसमें बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर मैं अपने अकाउंट्स कभी लेके बैठता हूँ या अपने टैक्सेस कभी लेके बैठता हूँ, सो आई कैन आस्क क्वेश्चंस कि यार ये क्यों किया। जैसे लॉयर्स के बिल पे GST जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लगता है। व्हाट इज़ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? जनरली स्पीकिंग क्या होता है कि सप्लायर को GST गवर्नमेंट को पे करना होता है। मैं आपको कुछ सप्लाई कर रहा हूँ तो मैं आपसे कलेक्ट करूँगा, गवर्नमेंट को पे करूँगा। रिवर्स चार्ज में जो है रिसिपिएंट को पे करना होता है। तो अगर मैंने लॉयर की सर्विस ली तो मुझे गवर्नमेंट को उसका GST पे करके आना है। तो ये रिवर्स चार्ज कोई भी लगा सकता है? नहीं, ये कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज है। एक नोटिफिकेशन निकाल के गवर्नमेंट ने जो है सारी चीज़ें बता रखी हैं कि किन किन सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज होगा, हर किसी पे नहीं है। एंड व्हाई इज दैट? व्हाई लॉयर्स गेट दिस बेनिफिट? सो लॉबी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आई थिंक पहला रीज़न यही है। दूसरा कहते हैं कि भाई लॉयर्स इस चक्कर में क्यों पड़े कि हम GST कराएं, हमें तो केस लड़ने हैं। हाँ। और तीसरा कहीं ना कहीं ये तो किसी भी प्रोफेशन के लिए बोल सकते हो आप, वही ना लॉबी का सबसे, मुझे ऐसा लगता है, दिस इज़ माई फर्स्ट थाट। और साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें भी बहुत सारी एग्जाम्पशन है। जैसे कि अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए लॉयर हायर कर रहे हो ना तो उस पर GST होगा ही नहीं। अगर नॉन बिजनेस एंटिटी हो, क्यों नहीं होगा? फिर आपके लिए भी तो वो एक कंप्लाइंस बढ़ गई ना। एक आम आदमी है यार, आम आदमी अपने पर्सनल पर्पस का कोई केस लड़ रहा है, अब उसको आप बोलो भाई तू इसका GST जमा करा, तो मतलब वो GST में पहले रजिस्ट्रेशन ले,
वो उसके लिए परेशान हो। लेकिन एक बिजनेस एंटिटी अगर लॉयर की सर्विस ले रही है तो वहाँ पे बिजनेस एंटिटी को ही उसका जीएसटी डिपॉजिट कराना है। कमिंग टू द पॉइंट कि येस, जो मुझे पढ़ाने से नॉलेज मिलती है वो मैं अपने टैक्सेस के टाइम पे 4-5 काउंटर क्वेश्चन पूछ पाता हूँ उसके तरफ से। जैसे किसी का टीडीएस एक पर्टिकुलर सेक्शन में डिडक्ट नहीं कर रहे हैं तो पूछ सकते हो ना क्यों नहीं कर रहे हो। या फॉर एग्जाम्पल मैं घर अभी अपना रेंट पे लेके रह रहा था तो उसका वो टीडीएस नहीं कर रहा हूँ एक दो बार, तो मैंने उनको टोका, मैंने कहा भाई टीडीएस तो इसका होना चाहिए, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो। तो फिर उसने 2 सेक्शन शेयर किए, मैंने कहा अच्छा यार पढ़ाते तो हमने, मैंने भी 2-3 सेक्शन शेयर कर दिए। सो पॉइंट ये है कि डेफिनेटली हेल्प मिलती है आपको नॉलेज है तो। सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीएसटी की खास तारीफ करते हैं कि जीएसटी बहुत बढ़िया सेंट्रलाइजिंग इम्पल्स था गवर्नमेंट का, बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर जीएसटी के लोग नहीं है, इनवॉइसिंग टीम्स नहीं है और आप खुद से करते हो, इट कैन बी टफ फॉर पीपल जो नॉन सीए बैकग्राउंड से हैं, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। तो जब जीएसटी नहीं था, क्या वो वाला एरा बेटर था टैक्सेस के लिए? ये लाइक अगर आप कंपैरिजन करते हो प्री जीएसटी एरा, पोस्ट जीएसटी एरा, व्हाट वाज बेटर लाइक ऑब्जेक्टिवली? राइट, मैं ना ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ विनम, तो आपका फर्स्ट पॉडकास्ट और आज के पॉडकास्ट में टेक्नोलॉजिकली फ्लुएंसी वाइज डिफरेंस है कि नहीं है? हाँ, बहुत डिफरेंस है। तो यार जीएसटी ना एक नया लॉ है, ऑल्दो 2017 में आ गया था, लेकिन वो एक नई चीज़ है, राइट। सरकार को अलग अलग तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं उसको अप्लाई करने में। आई एम नॉट प्रो गवर्नमेंट और अगेंस्ट गवर्नमेंट। देखो यार, मैं लॉजिकल बात करना चाहता हूँ। लॉजिकल बात यह है कि जीएसटी ना एक्चुअली में कोई टैक्स नहीं था, वो एक बिजनेस रिफॉर्म है। वो बिजनेस को स्मूथ करना चाहते थे। मैं आपको एक सिंपल बात बताऊँ। मान लो मैं टीचर हूँ, मैं सर्विसेज दे रहा था और मैं सर्विसेज लेता भी हूँ और मैं गुड्स भी लेता था, राइट। गुड्स के ऊपर जो मैं टैक्सेस पे करता था ना, वो मेरे कॉस्ट बन जाते थे। थोड़ा टेक्निकल हो रहा होगा, बट गुड्स के ऊपर जो मैं टैक्सेस पे करता था वो मेरे कॉस्ट बन जाते थे। करेक्ट। क्यों बन जाते थे? क्योंकि ये सर्विसेज और गुड्स अलग अलग लॉ में टैक्स होते थे। गुड्स के ऊपर पहले लगता था भाई साहब वैट, जिसे हम बोलते थे एलएसटी, लोकल सेल टैक्स या सेंट्रल सेल टैक्स। सर्विसेज के ऊपर लगता था सर्विस टैक्स। अब इसके और डिटेल में जाना चाहते हो तो मैं बताता हूँ आपको ये कलेश क्या है। ये कलेश था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है 3 लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर्स लिखे हैं उन पे सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट में जितने मैटर लिखे हुए हैं उन पे सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में जितने मैटर लिखे हुए हैं उसमें स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं और सेंटर का अपर हैंड रहेगा हमेशा। अब था क्या, कुछ टैक्सेस स्टेट के पास थे, कुछ टैक्सेस जो है वो सेंटर के पास थे। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स सेंटर के पास है। कमिंग टू इनडायरेक्ट टैक्सेस, पहले होता था एक्साइज ड्यूटी, वो सेंटर के पास था। सर्विस टैक्स वो सेंटर के पास था। सीएसटी तो मजाक था, सेंट्रल सेल टैक्स लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट थी, कलेक्ट स्टेट गवर्नमेंट करती थी। और उसमें मजाक बहुत ज़्यादा था कि ना मतलब एक्चुअली में आप इसको बहुत शॉर्ट में अगर समझो तो पुराने सिस्टम में क्या था कि टैक्सेस जो आप पे करते थे ना, उसका क्रेडिट नहीं ले पाते थे, आप उसे आगे अपनी लाइबिलिटी के लिए सेट ऑफ नहीं कर पाते थे और फिर वो आपके कॉस्ट में आ जाते थे। जब वो आपकी कॉस्ट में आ जाते थे तो उसके 2 इम्पैक्ट होते थे। एक तो आप सोचो ना मेरी कॉस्ट बढ़ गई, अब मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, प्रॉफिट मार्जिन घटाऊं या सेल प्राइस बढ़ाऊं। तो इसलिए मैं सेल प्राइस बढ़ाता था। बहुत बेसिक मैथमेटिक्स। दूसरा, उस टैक्स के ऊपर भी और कोई टैक्स लग जाता था, मतलब टैक्सेस ऑन टैक्सेस, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब टेक्निकली जिसे हम बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता था। इन दोनों इफेक्ट के चलते इन्होंने सोचा जीएसटी लेके आते हैं। जीएसटी लाए। जीएसटी का जो इंटेंट है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आप किसी भी समझदार व्यक्ति से पूछोगे तो जीएसटी फ्यूचर है, राइट। जीएसटी की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्मूथ नहीं है। और आप अगर ध्यान से देखोगे गवर्नमेंट का कोई भी पोर्टल ढंग से नहीं चलता है। अब उसमें सिवाय टैक्स के पोर्टल के, इनकम टैक्स के, मैंने अरे आप सीए से पता करो, द्वंद्व युद्ध चल रहा होता है भाई साहब ट्विटर पे। द्वंद्व युद्ध, पोर्टल नहीं चल रहा डेट एक्सटेंड करो, पोर्टल नहीं चल रहा डेट एक्सटेंड करो। सर मैंने अभी आईटीआई भरा, ऐसे हप्पा मार के पैसे ले लेते वो बिल्कुल यूं। पैसा तो बिल्कुल जल्दी ले लेंगे, लेकिन आपकी आईटीआर फाइल हो गए टाइम पे यही बहुत है, नहीं तो लास्ट मोमेंट पे बड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करूंगा, देखो विनम्र क्या है कि हमें ना कभी भी किसी का फैन नहीं होना चाहिए और ना ही कभी किसी से अंधी नफरत करनी चाहिए। तो ये मेरा प्रिंसिपल है। तो इनकम टैक्स पोर्टल से भी मैं कोई अंधी नफरत नहीं करता। क्यों यार, हम भी तो फिर वही है ना, लेट लतीफ, रात को ही बैठेंगे भाई, जब सारी दुनिया एकदम बैठेगी तभी हम बैठेंगे। तो जो लोग, अब अगेन वो बात आ रही है, जो सीएस एआई का यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। कई सीएस को आप देखोगे ड्यू डेट पे ऑफिस पे ताला लगा होता है। क्यों भाई, हो गया हमारा काम, तो हम तो पहले से एडवांस में करके बैठे हैं। और कई सीएस देखो भाई तलवारें लेके ट्विटर पर निकले हुए होते हैं। और दोनों ही सही है, दोनों ही गलत नहीं है। कई बार क्लाइंट लेट डॉक्यूमेंट दे रहा है, कई बार और तरह के मतलब और चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से वो लेट हो जाते हैं। सो माय सिंपल हम्बल पॉइंट इज कि जीएसटी एक्चुअली में एक अच्छा सोच है। इम्प्लीमेंटेशन उतनी स्मूथ नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी, और जिस दिन हो जाएगी ना, आपको अभी टेंशन होती है इनवॉइस
के बारे में आप जो बात करना चाहते हो, मैं समझता हूँ आप क्या बात करना चाह रहे हो। अभी आपको दिक्कतें लगती हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा इतना स्मूथ आ जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं होगा। आपको बस महीने में एक दिन बैठना है, 4 बार क्लिक करना है कि हाँ मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, ओके बस दैट्स इट। ये इनका एम था। और जीएसटी की हिस्ट्री में चलोगे तो एक तो ना इंडिया में हर चीज़ में पॉलिटिक्स है। बीजेपी और कांग्रेस पहले जिस बात को सही बोलती थी बीजेपी उसे गलत बोलती थी, फिर बीजेपी आ गई तो बीजेपी उस बात को सही बोलती है, कांग्रेस गलत बोलती है। हमारा देश आधा तो इसी में रह गया, आधा तो हमारा देश इसी में रह गया। जीएसटी उसका एक एग्जांपल है, आधार उसका एक एग्जांपल है। पहले आधार को कितना क्रिटिसाइज किया जाता था कि आधार नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, फंसा रहे हैं, ये सबका रिकॉर्ड रखेंगे, ये करेंगे, ये बीजेपी वाले करते थे। फिर उसके बाद जब बीजेपी पावर में आ गई तो उन्होंने तो भाई साहब आधार को ऐसा कर दिया कि आधार बिना तुम पिज़्ज़ा भी ना खरीद पाओ। तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि भैया अब तो आधार ही है सब कुछ, राइट। जीएसटी सोच कांग्रेस की है, अब इस पर भी लड़ाई हो सकती है कि नहीं जी ये सोच तो बीजेपी की है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरी नॉलेज बोलती है ये पी चिदम्बरम साहब की सोच है, ये कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह साहब की सोच है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यार, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन नहीं रखता हूँ। अगेन, ना किसी से अंधी नफरत, ना किसी से अंधा प्यार, जो बात है वो बोलो। मनमोहन सिंह साहब को मुझे लगता है कभी वो ड्यू क्रेडिट मिल ही नहीं पाया। वो फाइनेंस मिनिस्टर है जिसकी वजह से आज हम और आप बैठ के यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं और दुनिया सुन रही है, यूट्यूब इंडिया में चल रहा है, राइट। वो फाइनेंस मिनिस्टर है जिसने देश का, मैं बोलूंगा, बिल्कुल ही काया पलट कर दी थी। लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स उन्हीं के अंदर आए थे ना, यस यस यस, जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ आने शुरू हुई थी। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब वो ये सब रिफॉर्म लाए थे उसके बाद वो साउथ दिल्ली से इलेक्शन हारे थे। वाओ। एक बार आप इसको चेक करेगा इस फैक्ट को, बल्कि मैं ऑडियंस से बोलूंगा चेक करके बताएंगे। जब वो सारे रिफॉर्म लिया है, जब इंडिया एकदम भाग रहा है बहुत सॉलिड तरीके से, सब कुछ खुल चुका है, उसके बाद वो इलेक्शन लड़ते हैं और हार जाते हैं। वही तो, एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और एक अच्छा पॉलिटिशियन दो अलग चीजें होते हैं, बहुत अलग चीजें होती हैं। और आई थिंक बिकॉज ही वाज मेड द फेस ऑफ इट। एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और एक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर भी अलग अलग चीजें होती हैं। हाँ, फर्क है। एक होता है, well, अब मैंने ये चीज़ देखा है पर्टिकुलरली किसी भी तरह के इन्फ्लुएंसर के अंदर ना, कि आप बुलेट पॉइंट पढ़ के कैरिज्मेटिकली बोल लोगे, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मतलब कि यार अगर इसमें ज़्यादा बात करेंगे ना, आई कांट रियली स्पीक अबाउट इट, क्योंकि मेरे को आता नहीं है। और उसे एडमिट कर लेना इज़ अ बैड थिंग। इट मीन्स कि आप फिर एक न्यूज़ रीडर हो, आप बोलो कि मैं एक एंकर हूँ, जैसे न्यूज़ के अंदर आता है, उस सामने टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखा होता है, आप बोल दो। आप ये क्यों बोलते हो कि मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ, मेरे को पैनल में बुलाया जाए और मैं इंडिया की इकोनॉमी में अभी क्रैश आएगा मैं बता सकता, नहीं बता सकते आप, आपकी स्किन इन द गेम नहीं है। आप एक कम्युनिकेटर हो, आप एक एक्सपर्ट नहीं हो। कम्युनिकेटर बहुत सारे हैं ऐसे, तो आप किसी की शादी होती है तो उसमें बोलते हैं भाई ये एंकर है, अब आ रही है ब्राइड, अब आ रहा है ग्रूम, व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम सेइंग कि जो जो कुछ और जो सेरेमनी वगैरह होती है। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं, लेट्स गेट मोर क्वेश्चंस इन। इसका कंक्लूजन यही है कि भाई सीए को कोई ख़त्म नहीं कर रहा, सीए खत्म होगा, कोई भी सीए खत्म होगा तो अपनी वजह से ही होगा, बाकी अपनी टेक्नोलॉजी को अपनाएं और आगे बढ़ते जाएं। हाँ जी, ठीक है, ओके। हाँ, ये सेम क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर रिप्लेस सीए वाला आया हुआ है। अरे मुझे बहुत आते हैं, मेरे यूट्यूब के कमेंट्स में भरा रहता है। ओके, सो दिस इज व्हाट राव आस्क्स। आई नो राव, दिस राव पूछता है, निफ्टी एट ऑल ईयर हाई, क्रिप्टो विंटर हैज सेट इन, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं इसमें ना एक बात बोलना चाहता हूँ विनम, के हमने इंसानों ने हर चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर दिया है। आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो अगर आप रात को ढंग से सो, पानी ज़्यादा पियो और एक्सरसाइज करो, आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हो। मैंने 3 बातें बोली सिर्फ। रात को आप अच्छे से सो, 7-8 घंटे की नींद लो, अच्छे से आप पानी पियो, हाइड्रेटेड रहो, और साथ साथ में अपना दिन का आधे पौने घंटे का 1 घंटे का जो भी आपको सिर्फ कुछ नहीं करना तो आप वॉक करो। आप बोलोगे सर ये तो इन्वेस्टिंग से कैसे रिलेट हुआ है? इन्वेस्टिंग भी ऐसी है, इतनी सिंपल है, इतनी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन लोगों को चाहिए थ्रिल। अब वो थ्रिल के चक्कर में अपना पैसा खो बैठते हैं। अगर कोई मुझसे आज पूछे कि भाई मुझे आज क्या करना चाहिए, यार आपके पास बहुत सिंपल रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, आप लोग क्या करें, आप लोगों को कुछ नहीं पता, इंडेक्स फंड में अपनी एसआईपी शुरू कर दें आज भी। रास्ता नंबर 2, आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है, आप म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी, एक्टिव म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी एसआईपी शुरू कर दें। रास्ता नंबर 3, आपके पास ज़्यादा ज्ञान है, आपको एक आधा अच्छा स्टॉक पकड़ें, उसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। अब इस बात में किसी को मज़ा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें मैंने ये नहीं बताया ना कि अगले दिन में, मतलब वो 21 दिन में पैसा डबल कैसे करें। अगर आप ये काम करते हैं, आप लॉन्ग रन में हर उस व्यक्ति को बीट कर देंगे जो शॉर्ट रन में पैसा कमाना चाह रहा था स्टॉक मार्केट से। सर, इससे एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे को ये आता है कि या तो ये फितरत ऐसी है, लेकिन ऐसा लगता है कैश इन हैंड आ जाए, जल्दी से आ जाए, लेकिन इन्वेस्टिंग के अंदर तो आपके पास पैसा नहीं आता, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है मेरे पास पैसे हैं,
तो वो आप उससे सेटिस्फाई कैसे रहते हो कि भाई मैं वहाँ पे मैं 57 लाख है 1 करोड़ है पर उस स्क्रीन पे है, मैं निकालूंगा नहीं उसे, मैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ। देखो इसके पीछे मेरा थॉट क्या है। अगेन ये फर्स्ट प्रिंसिपल बता रहा हूँ आपको इन्वेस्टिंग का। फर्स्ट प्रिंसिपल इन्वेस्टिंग का मुझसे कोई पूछता है क्या है तो मैं बोलता हूँ प्लीज डोंट से दैट आई एम बाइंग शेयर ऑफ XYZ कंपनी, प्लीज से दैट आई एम बिकमिंग अ पार्टनर और बिकमिंग अ ओनर ऑफ दैट कंपनी। ओके, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। अगर आप ये प्रिंसिपल नहीं रखोगे ना तो आपके मन में आता रहेगा यार इतने पैसे बेच देता हूँ, इतने पैसे बेच देता हूँ। आई हैव स्टॉक्स जो मैंने 100 रुपये का लिया था 300 रुपये का हो गया, और सोचो मैं ऐसे देखता हूँ बैठ के यार 10 लाख लगाए थे 30 लाख हो गए, और फिर भी मेरे माइंड में एक बार भी नहीं आता मैं इसे बेच दूँ। तो आप इवेंचुअली कभी ना कभी तो लिक्विडेट करोगे ना? 100% करूँगा। कब करूँगा? बहुत बहुत सही क्वेश्चन है आपका, कब करूँगा? देखो यार मैंने जो पढ़ के, जो लोगों से बात करके, जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा, मुझे 4 M's समझ आए इन्वेस्टिंग के। नंबर 1 इज़ मीनिंग ऑफ बिजनेस, कि भाई वो कंपनी बिजनेस क्या करती है। नंबर 2 इज़ उसकी मैनेजमेंट। नंबर 3 कि उसके पास कोई मोट बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होती है कि उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जो उसके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है और वो उसको बार बार आउट परफॉर्म कर रही है, अपने बाकी कॉम्पिटिटर को आउट परफॉर्म करती जा रही है। नंबर 4 इज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दैट इज रिलेटेड टू वैल्यूएशन। अगर टाइम अलाउ करेगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। जिस दिन मुझे इन तीन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी में नहीं, इन 3 में, मीनिंग ऑफ बिजनेस में, मैनेजमेंट में या इसकी मोट में कुछ गड़बड़ नजर आएगी, मैं बेचूंगा। नहीं तो मैं नहीं बेचूंगा। मैं बेच के, अच्छा मैं बताऊँ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, मैं बेच के क्या करूँ? वो कैश आएगा, क्या करूँ? उससे लोग कंजम्पशन करते हैं। सो कंजम्पशन के लिए मेरे पास मेरी एक्टिव इनकम है ना। समझ गया, अब मैं समझ गया। और वो इतनी हेल्दी है कि मैं उसको भी ढंग से कंज्यूम नहीं कर पाता, मैं उसको भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आई थिंक लोग आपकी वाली बोट में ही हैं। लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग से ही कोई ऐसा हो जाए कि मेरे पे आ जाए फिर मैं उसे कंज्यूम करूँ, उसे लगाऊँ चीज़ों पे। ये एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है। आप इन्वेस्टिंग करो। आपने विनम जब ये पॉडकास्ट शुरू किया था तो आपका क्या था कि बस कल तक करूँगा फिर छोड़ दूंगा, या एक एपिसोड करूँगा और छोड़ दूंगा, या अभी आपके मन में क्या है इस पॉडकास्ट को लेकर? नहीं, ये तो लाइफ टाइम है। एग्जैक्टली, बिकॉज आपका बिजनेस है ना, आपका प्रोफेशन है ना ये। करेक्ट। तो आप जब कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी आप उस बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो। आप बिजनेस रोज नहीं बेचने के बारे में सोचते। और रही बात उससे कमाने की, तो एक लेमैन को क्या करना चाहिए जिसकी इनकम मैं बोलूँगा कि एवरेज इनकम वो अर्न कर रहा है, उसे अपने कम से कम 20-25 साल इन्वेस्ट करना चाहिए। कम से कम 20-25 साल उसे इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो मैं आपको एक फर्स्ट प्रिंसिपल और बताता हूँ। एक मैंने बताया कि आप बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट रखो। स्टॉक मार्केट में वही पैसे कमा सकता है जो बहुत ज़्यादा पैसे लगाएगा। अब मन में इसको सुन के 2 सवाल आते हैं कि सर एक बात बताओ कि बहुत सारे पैसे आएंगे कहाँ से? 2 तरीके हैं। एक ये तरीका कि आपने अपनी अर्ली ईयर्स में कोई जैकपॉट आपके हाथ लग गया, आपका बिजनेस इतना अच्छा चल गया कि आपके पास अब करोड़ों रुपए का रेवेन्यू आता है, तो आपके पास एकदम बढ़िया कैपिटल है, आप उसे इन्वेस्ट करो। अब आप बोलोगे कि सर एक बंदा 50,000 महीने की सैलरी, हमारे ऑडियंस में बहुत सारे लोग होंगे 20,000 महीने की सैलरी होगी, 25,000 महीने की सैलरी, वो कहाँ से लाएगा करोड़ों रुपए? और मैं बता दूं स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनेगा अगर आप बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे। वो लाएगा इन 20-25 साल में। वो धीरे 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 कैपिटल वो बिल्ड करेगा, धीरे धीरे स्लोली। और उस कैपिटल को कब एंजॉय करेगा? यहाँ पे बहुत बैकलैश मिलता है कि अरे 60 की उम्र में क्या एंजॉय करेंगे, 50 की उम्र में क्या एंजॉय करेंगे। मैं ये कह ही नहीं रहा ना कि आप अभी एंजॉय मत करो। आप अपने वर्ड्स मेरे माउथ में क्यों डालने की कोशिश कर रहे हो कि एंजॉय नहीं कर रहे? एंजॉय करो अभी भी, लेकिन साथ साथ आप अपने एक समय के लिए इन्वेस्ट भी उसको करते जाओ। और अगर आपके पास अच्छा बिजनेस है, फॉर एग्जांपल एक बंदा वो कहता है सर मैं तो 20 लाख रुपए ना महीने कमाता हूँ, उसको 3 साल 4 साल में वो इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है कि उसकी आने वाली जिंदगी सही चलेगी। लेकिन जो बंदा 20,000 महीना कमा रहा है, मैं उसे बोलूँगा भाई देखो 20-25 साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपका जब तक साइजेबल कैपिटल नहीं होगा स्टॉक मार्केट में, भूल जाओ आप कुछ कमा पाओगे। किसी को बोल दो आप यार तू 5,000 रुपये की SIP शुरू कर, 20 साल तक 5,000 रुपये की SIP करते रहे, कुछ नहीं बना पाएगा वो, जब तक उस 5,000 की SIP को अपने इनकम के प्रोपोर्शन में हर साल बढ़ाएगा नहीं, इंक्रीमेंटली। यस, जब तक वो बढ़ाएगा। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। लोगों को सिंपल चीज़ें चाहिए ही नहीं, उन्हें चाहिए कॉम्प्लिकेशन। उन्हें चाहिए वही कि भाई मेरे को पैसा डबल करना है। वो आपको मैं एक ऑप्शन देता हूँ ना, आप एक काम करो विनम्र, आपको मैं बता सकता हूँ कि आप दिन में स्टॉक मार्केट से खूब हज़ारों रुपए कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आपको विनम्र सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और दिन रात आपको स्टॉक मार्केट के सामने बैठना पड़ेगा। पागल हो जाएगा सर आदमी। नहीं, लोग हैं ऐसे, लोग कर रहे हैं ऐसा, और कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, उनका बिजनेस है, उनका प्रोफेशन है। जैसे आपका प्रोफेशन यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करना है या वैल्यू ऐड करना है अपने पॉडकास्ट के थ्रू, उनका प्रोफेशन है भाई मैंने स्क्रीन खोल के बैठना है, मैंने एक्टिव ट्रेडिंग करनी है, मैंने इसी से कमाना है। वेरी गुड फॉर देम। बट क्या हम सब इतने फ्री हैं कि हम लोग सुबह 7 बजे से रिसर्च पे लग जाएं, 9 बजे अपनी स्टॉक मार्केट पे आंखें जमा लें, 3:30 बजे तक वहाँ से आंखें ना हटाएं, और 3:30 बजे के बाद जो है वो अपना सारा का सारा सामान समेटे 2-2.5 घंटे और लगा के? अगर आपके पास इतना समय है
आप डेली स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। शुरू में थोड़ा बहुत खोगे, लेकिन उसके बाद बनाना शुरू कर दोगे। वो फुल टाइम ऑक्यूपेशन है। मेरी फुल टाइम ऑक्यूपेशन टीचिंग है, आपकी फुल टाइम ऑक्यूपेशन वैल्यू ऐड करना है इस पॉडकास्ट के थ्रू, या फिर आपका कंटेंट क्रिएशन का काम है, आप उसमें काम करोगे ना, और उसके साथ साथ आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे। समझ गया। मतलब बट इसके अंदर हम कंप्लीटली भी पैसिव अप्रोच नहीं दे सकते। जैसे अच्छा, आप उसके बारे में क्या कहते हो? जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं या फिर ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं यार भाई ये मेरा दोस्त से आना लग रहा है, ये तू लगा दे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? लाइक हाउ मच ऑफ पर्सनल रिसर्च इज नीडेड टू बी ए गुड इन्वेस्टर? यार फिर अगेन मैं PMS सर्विसेज भी यूज़ कर रहा हूँ। हाँ. मैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। B, मैंने डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर रखा है। C, मैं स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट करता हूँ। D, मोटे मोटे मेरी ये 4 तरह की इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड में मैं 0 हूँ। रियल एस्टेट में मैंने अभी 2 घर ले लिए हैं फाइनली, मैंने 37 साल की उम्र में। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। काफ़ी देर आप उस बारे में सोच रहे थे कि लूँ ना लूँ, तो मैंने अपार्टमेंट ही लिया। मैंने आपसे काफ़ी बातचीत करी इसमें, तो मुझे अपार्टमेंट ही सूट कर रहे थे। ऑल्दो मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अगेन मुझे पता है कि वो वेस्ट ऑफ मनी है, बट अब ना वो उम्र आ गई है मुझे लगता है कि जिसमें ना अपनी सेटिस्फैक्शन से ऊपर इंपॉर्टेंट सेटिस्फैक्शन बच्चों की रख के और घर वालों की रख के जो है वो स्टेप ले लिया जाए। एनीवेज, तो मैं 4 जगह पे मोटी मोटी तौर से इन्वेस्ट करता हूँ। गोल्ड में मेरा एक्सपोजर नहीं है, जो मुझे अब लग रहा है मुझे बना लेना चाहिए थोड़ा बहुत। इक्विटी में मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से एक्सपोज कर चुका हूँ अपने आप को। स्टार्टअप वर्ल्ड में मैं बहुत अच्छे से एक्सपोज कर चुका हूँ आपको। ये चारों ही चीज़ें जो हैं मैं अपने आप भी करता हूँ, और मैंने मैनेजर्स भी हायर कर रखे हैं। मैनेजर्स कैसे हायर कर रखे हैं? देखो यार, कुछ बिजनेस मुझे समझ आते हैं, कुछ बिजनेस ना इतने क्लियर होते हैं कि उसको ना कोई भी समझ सकता है अगर थोड़ा सा एफर्ट करे। वो बिजनेस मुझे समझ आते हैं, मैं डायरेक्ट इन्वेस्ट करता हूँ। फिर मुझे लगता है कि यार मुझे थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए, तो मैंने एक म्यूचुअल फंड ले रखा है, एक एक्टिव म्यूचुअल फंड ले रखा है मैंने। दैट्स इट। एक एक्टिव म्यूचुअल फंड मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। उसके मैनेजर के ऊपर रिसर्च करके, उस हाउस के ऊपर रिसर्च करके, म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर रिसर्च करके इनका थॉट प्रोसेस क्या है, मैंने एक म्यूचुअल फंड को दिया है। एक जो आपने बोला पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, सेबी का रूल है कि आप इंडिया में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मिनिमम 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना ही है आपको PMS में। आप उससे कम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी का भी PMS सर्विसेज ले रहे हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ले रहे हो, यू हैव टू गिव देम 50 लाख रुपीज एटलीस्ट। डज दैट हेल्प टू कट आउट पीपल वेस्टिंग पीपल्स टाइम? कि ये भी है, और ये भी एंगल है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थोड़ा सा रिस्की तो है ही, तो कोई और कर रहा है आपके लिए। रिटेल इन्वेस्टर उसमें फंस ना जाए, ये मेरे ख्याल से उसका थॉट प्रोसेस हो सकता है। तो मैंने PMS सर्विसेज भी लिए हैं, अभी मैंने रिसेंटली ही लिए हैं किसी एक व्यक्ति से। अगेन वो मुझे अगेन उनका थॉट प्रोसेस मुझे बहुत पसंद है। मैंने खुद उनके साथ पॉडकास्ट किए हैं, उनको सुना है, उनसे बातचीत करी है, उनकी किताबें पढ़ी हैं। तो मुझे जब वो उनसे वाइब मैच करी मेरी, तो मैंने उनके ऊपर जो है वो एक भार डाला है कि आप मेरा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। मैं क्या नहीं करता, मैं स्टॉक मार्केट किसी की सजेशन पे कभी इन्वेस्ट नहीं करता। आज विनम्र मुझे कितने ही कन्विक्शन से बोल रहे, सर X शेयर की ना मेरे पास बड़ी खबर है और वो बढ़ेगा, कुछ भी हो जाए, चाहे मैं उसमें कितना ही लॉस खा लूँ, मतलब कितना ही वो शेयर बढ़ जाए, मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करूँगा, और ना ही मैं कभी फोमो में पड़ूंगा। और मैं ना ही अपनी बहुत ही क्लोज सर्कल से बाहर, ना ही मैं कभी किसी को बोलता हूँ कि इस शेयर में इन्वेस्ट कर ले। ना ही बहुत क्लोज सर्कल से बाहर मैं कभी किसी को बोलता हूँ, क्योंकि वो मेरा प्रिंसिपल नहीं है। और क्लोज सर्कल में मेरे साले साहब आ गए, या मेरे ऑफिस में जो मेरे को-फाउंडर्स हैं वो आ गए, दैट्स इट। बस मैं यहाँ तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करता हूँ। किसी के कहने पे अगर आप शेयर खरीद रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। इसे बोलते हैं बोरोड कन्विक्शन, और बोरोड कन्विक्शन से खतरनाक चीज़ इस दुनिया में कुछ है नहीं। ये स्टॉक मार्केट का टर्म है? आई डोंट नो ये स्टॉक मार्केट का टर्म है। मतलब मेरे को इसके 36 तरह के एप्लीकेशन दिख रहे हैं दुनिया भर के अंदर, कि लोग कैसे किसी और के कहने पे कोई काम कर लेते हैं और उसका नुकसान होता है। फिर बोरोड कन्विक्शन है। अब मैंने आपको बोल दिया, मैंने वो शेयर लिया। अब आपको, मैंने वो शेयर पता क्यों लिया? क्योंकि मुझे अगले 20 साल रुकना है। आपको 2 साल बाद पैसा चाहिए था। हाँ, हम कंटेक्चुअलाइज नहीं कर पाते दूसरे इंसान की जिसको हम एडवाइस दे रहे होते हैं, और वो कंटेक्चुलाइज नहीं कर रहा था एडवाइस रिसीवर की ये किस कॉन्टेक्स्ट से बोल रहा है। एग्जैक्टली। और यार मैं क्या बोलूँ, कभी कभी दुख बहुत होता है कि हम सब, मतलब जितने भी लोग हैं, मतलब देखो यार, मेरा टोटल पोर्टफोलियो साइज़ ना अब करोड़ में रन कर रहा है, जो इक्विटी का पोर्टफोलियो है। आई हैव द एक्सपीरियंस, आई वॉन्ट टू टेल पीपल के क्या करो क्या ना करो, लेकिन पता नहीं जनता मानती नहीं है। ये कलेश ना कभी कभी लगता है दिमाग में कि यार क्यों नहीं मान रहे यार, जब और इतना पैसा बन सकता है ना विनम्र, एक आम आदमी इतना पैसा बना सकता है, कोई हद नहीं है, कोई भी हद नहीं है। मैंने तो बस ये अब श्योर कर लिया कि अगर कोई बंदा मेरे साथ टच में है, मेरे ऑफिस में तिवारी जी हैं जो हमारे ऑफिस का सारा काम संभालते हैं, उन्हें मजाक में CEO बुलाते हैं, वो सारा मतलब ऑफिस का सारा देख रेख वही करते हैं। मैंने उनकी भी SIP करवा रखी है, और खुद डांट के उनसे ऐप्स डाउनलोड करवा के, उनका आधार सही नहीं हो रहा था, आधार ठीक करवा के, उनको ही मैंने इक्विटी का एक्सपोजर दिलवा रखा है। हाउएवर स्मॉल इट इज़, बट फिर भी मैंने उनको करवा रखा है।
कि भाई करना ही है, कैसे भी करना ही है। उनकी बेटी हुई, उनका सुकन्या समृद्धि स्कीम अकाउंट खुलवाया, मैंने कहा ये भी करना ही है, किसी भी हाल में करना ही है। निफ्टी इंडेक्स फंड में उनकी SIP जाती है। अभी जिस एक्टिव म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें उनको भी इन्वेस्ट करवाना शुरू कर दिया है। आज से 20 साल बाद ना वो बहुत दुआएं देंगे मुझे, जब वो देखेंगे उनका छोटा सा लगाया वो बीज वो कैसे एक बरगद के पेड़ में कन्वर्ट हो गया है और ज़बरदस्त छाव दे रहा है उनको और उनके परिवार को। तो वो लाखों दुआएं निकलेंगी, और लाखों दुआएं से भी अच्छा मुझे लगेगा कि यार मैं अपने आसपास वालों के लिए कुछ कर पाया। मेडिकल इंश्योरेंस नहीं था उस बंदे का, उसको मैंने मेडिकल इंश्योरेंस के लिए मोटिवेट किया, ठीक है, मैंने ही करवा दिया उसका मेडिकल इंश्योरेंस। हमारे यहाँ पे भी नया शॉफर हमने रखा, उसका मेडिकल इंश्योरेंस मैंने कराया। अगर यार मैं ही नहीं करवा पाया अपने आसपास वालों का तो बेकार हूँ मैं। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मेरे साथ रहने वाला व्यक्ति जो दिन भर मेरे साथ है वो ही नहीं कर रहा है ये काम, तो भाई बेकार हूँ मैं, साफ बात है। हाँ, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है दुनिया के लिए जनरस होने का अगर आपके आसपास के लोग सफ़र कर रहे हैं। ऑफिस में जो हमारे साथ टीम काम करती है, मैं बहुत कम कम्युनिकेट करता हूँ उनसे, वृंदा का सारा कम्युनिकेशन रहता है उनसे। लेकिन अब मैंने उन्हें मोटिवेट करने के लिए बोला तुम्हारी पहली SIP मैं दूंगा सबकी, मैं दूंगा सबकी SIP, तुम अकाउंट बनाओ, करना शुरू करो, फर्स्ट SIP मेरी तरफ से, शायद मोटिवेट हो जाए, शायद SIP बांध ले। तो ये बहुत यार वेल्थ क्रिएट करने से आसान कोई प्रोसेस नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपकी एक्टिव इनकम है तो। अब लोग उसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, वो बात अलग है। और आपको एक बात और बता दूं कि हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, फलाने म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 साल में 20% का CAGR 20% का रिटर्न दिया है, मोटी मोटी बात। लेकिन उसके जो आप इन्वेस्टर्स देखोगे ना उनका 20% का रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि वो क्या करते हैं, जरा सा डर लगा बेच के निकल गए, फिर जब सब एकदम खुश हो रहे हैं, सब भाई साहब सब जब पीक पे फिर खरीद लिया, फिर जरा सा डर लगा बेच के निकल गए। वो वेल्थ क्रिएट ही नहीं होने देते, अननेसेसरी उसको डिस्टर्ब करते रहते हैं, अननेसेसरी। मेरे एक दोस्त ने मेरे से रिसेंटली पूछा कि अगर तू किसी स्टार्टअप की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा, कहाँ इन्वेस्ट करेगा? उसने मेरे से बोला कि क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं जिन इंडस्ट्री में तू इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो हम लोग फोक्स में बैठे हुए थे जो 16 सेक्टर में। मैंने बहुत देर सोचा, मैंने कहा मेरे को 5-6 मिनट दे। मैंने कहा मैं हेल्थ टेक में इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मेरे को एंटी एजिंग टेक्नोलॉजी, वेरेबल डिवाइसेस जिससे कि हेल्थ ट्रैक होती है, कोई सप्लीमेंटेशन, इनमें मेरी रुचि है, मैं कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूँ। सेकंड मैं पूछना था साइकेडेलिक रिसर्च में इन्वेस्ट करूँगा। थर्ड मैं किस तरह की राइटिंग सॉफ्टवेयर, मतलब मैं अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे बता रहा था। उसने कहा कि हाँ बेटर है कि तूने ऐसा नहीं बोला कि ऑयल या गैस या स्टील या जो भी कुछ होगी तो उनके बारे में नहीं जानता। दैट गॉट मी थिंकिंग कि जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो मार्केट नॉलेज एक्वायर कैसे करते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना है, इसमें नहीं करना। डज दैट कम फ्रॉम लिटरली सीइंग द चार्ट और लिखा हुआ है भाई ये इनके प्राइसेस अच्छे हैं, इनमें अच्छे रिटर्न है, या फिर जैसे आपके केस में आपने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करी जिसमें लास्ट टाइम बात करी थी एडटेक के अंदर, डज इट कम फ्रॉम स्किन इन द गेम कि इस इंडस्ट्री को मैं जानता हूँ? सो जो एडटेक वाली स्टार्टअप वाली इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं वो तो स्किन इन द गेम का काम था, क्योंकि मैं उस आंसर को पिछले 4 साल से ढूंढ रहा था जो वो मेरे सामने ले आए थे। मुझे देखते ही मैंने जब उनको देखा मेरी आंखों में चमक आ गई कि ये है जो मैं 4 साल से ढूंढ रहा हूँ और मैं फेल हो रहा हूँ, और इन्होंने वो प्रोडक्ट बना रखा है। आई वॉज श्योर कि ये चलेगा। जब मैंने इन्वेस्ट किया था 8 करोड़ की वैल्यूएशन थी, जब बिका तो 183 करोड़ की वैल्यूएशन थी, मतलब 183 करोड़ का बिका वो स्टार्टअप। अभी फिर से मैं एक एडटेक स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो स्किन इन द गेम से आता है, राइट। मैं बात करता हूँ एक आम आदमी के लिए। मान लो विनम्र है, विनम्र अपना प्रोफेशन में बहुत आगे चल रहा है, ऑब्वियसली बहुत आगे चल रहा है, दोस्त कास्ट इज एक्चुअली गोइंग टू द मून, राइट। तो अब विनम्र कैसे इन्वेस्ट करे? वो तो सारा दिन अपने काम में रहता है। वो तो सारा दिन भाई अपने कैसे नए अच्छे गेस्ट आएँ, कैसे गेस्ट से क्या क्वेश्चंस पूछूं, या और भी अपने बिजनेस के ग्रोथ के बारे में सोचता है, वो कैसे इन्वेस्ट करे। हमारी ऑडियंस है, कोई शायद जॉब कर रहा हो, कोई शायद अभी स्टूडेंट हो, कोई हो सकता है यार, कोई हो सकता है मैं कुछ फीमेल देख रही हूँ जो होम मेकर्स हैं, वो कैसे इन्वेस्ट करें? क्या उनके पास इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, या कैपेबिलिटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या उनके पास इतना समय और इतने रिसोर्सेज हैं कि वो बैठें, एक कंपनी को पूरा पढ़ें, उसके बारे में समझें और फिर डिसाइड करें इन्वेस्ट करें या ना करें? मेरे को ऐसा लगता है नहीं। क्योंकि यार अगर मैं 24 साल का लड़का हूँ और मैं एक्टिव जॉब के अंदर हूँ, तो मुझे लगता है मेरी जॉब मुझसे इतना डिमांड कर रही होगी कि मैं और कुछ ना कर पाऊँ। अगर मैं अच्छे जॉब के अंदर हूँ मैं, तो मेरी जॉब मुझसे इतना डिमांड कर रही होगी, और उसके बाद जो समय बचेगा यार मैं अपने फैमिली को देना चाहूँगा, अपने घर वालों को देना चाहूँगा। उनको ये सोचना है कि एक बेसिक आइडिया ले लें कि व्हाट इज़ इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एक्चुअली। जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो आप कहाँ जा रहे हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ले। एंड देन मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सिंपल इंडेक्स फंड के अंदर जाएँ। सिंपल आपको बेसिक इंडेक्स फंड समझना है। किसी दिन मैं आपके साथ बैठ के यहाँ पे 3 घंटे में ऐसा उसको खोल के रख देंगे कि सबको समझ आ जाएगा इंडेक्स फंड क्या होता है, और जाके अपनी SIP शुरू कर दो, बात खत्म। एक बात। दूसरी बात,
मैं अपनी बात बता सकता हूँ, इंडेक्स फंड में मैंने कम से कम नहीं तो इस समय एज ऑफ नाउ एक रफ फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 60 लाख रुपए कमा चुका हूँ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर करके 2020 से लेके अब तक 60 लाख रुपीज़। मैं फिगर्स इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो यार, जब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। मैं बहुत टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ इक्विटी रिसर्च के अंदर क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम है ही नहीं, क्योंकि मेरा एक एक्टिव प्रोफेशन है, राइट। मैं ये फिगर्स किसी दिन एक्चुअली में दिखा भी दूंगा, स्क्रीनशॉट्स वगैरह, जैसे भी लाइव भी देखना चाहेगी आपकी ऑडियंस। तो आप क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर रहे? और मैं पिछली बार भी शायद ये पॉडकास्ट से बात बोल के गया था, ये मेरी फेवरेट लाइन है, इंडेक्स फंड में जितना पैसा बना है ना आज तक, वो कमाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था अगर हम इंडिया में पैदा हुए हैं। हम बेवकूफ़ हैं, हम नलायक हैं, हम आलसी हैं, हम एक्चुअली में कमाने के सपने देख रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे सामने है उससे नहीं कमा रहे हैं अगर हम इंडेक्स फंड का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। एक बात। अब आपको लगता है कि नहीं यार इंडेक्स फंड इज़ ओके, बट मैं थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो मैंने बताया कि आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। आप सोचो विनम्र, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। एक लड़का है, आपकी क्या एज है विनम्र, अगर बताना चाहिए? 25। एक लड़का है 25 साल का, उसका यूट्यूब पे बहुत बढ़िया नाम चल रहा है, उसका एक पॉडकास्ट चलता है दोस्त कास्ट के नाम से, ठीक है, बहुत ही अमेजिंग काम कर रहा है बंदा। और सामने आपके एक व्यक्ति है 50 साल का, जिसने अपने जीवन के 30 साल सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए निकाल दिए। उसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसने पिछले 30 साल में अपने फंड पे 16, 17, 18% का रिटर्न निकाला पिछले 30 साल में। और मैं आपको बता दूं, आप जब फिगर्स एक्सेल में डाल के देखोगे ना कि अगर 30 साल में 17% का रिटर्न मिल रहा है, गधे से गधा व्यक्ति करोड़पति बन जाएगा, जिसको कुछ काखा नॉलेज नहीं है वो भी करोड़पति बन जाएगा अगर 16-17% रिटर्न मिल रहा है और वो अपनी इनकम का एक अच्छा प्रोपोर्शन ऑब्वियसली इन्वेस्ट करता जा रहा है। आपके पास 2 लड़के खड़े हैं, एक विनम्र खड़ा है और एक ही भाई साहब खड़े हैं। आप किसको पैसा देना चाहोगे? मैं भाई साहब को पैसा दूंगा। दैट्स इट। लोगों की ईगो पे लग जाती है, यार वो म्यूचुअल फंड मैनेजर है, वो दूसरा बंदा म्यूचुअल फंड मैनेजर है जो आपसे आपके पैसे का मात्र 0.8% या 0.9% या 1% पैसा लेगा और आपका फंड मैनेज करेगा आपके लिए। लोगों की ईगो पे लग जाती है कि अबे ये क्या कमाता है, मैं इससे ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिखाऊंगा। फिर वही बात, सिंप्लिसिटी लोगों को भाती नहीं है। ये हमारी अकड़ और ईगो है that stands in the way of coaching. Yes. And some of us are not teachable or coachable because अब किसी वजह से वो एक्सपर्ट है ना। Some of us don't accept our limitations and वहाँ से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। मुझे कोई बोले कि भाई इतना पैसा मैनेज कर लो, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अब वो यार बंदा 12,000 करोड़ रुपए पब्लिक के लेके बैठा हुआ है, वो मैनेज कर रहा है ना, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो आप, क्या मतलब 16-17। राकेश झुनझुनवाला साहब बोलते थे कि अगर आप 18% रिटर्न कमा रहे हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बोलते थे आप एम्परर हो, आप एम्परर। सोच के देखो कितनी बड़ी बात बोल के गया व्यक्ति। करेक्ट। और वो आपको दे रहा है 16-17%। और इंडेक्स फंड कितना रिटर्न दे रहा होगा, क्या लगता है विनम्र? आई हैव नो आइडिया। 13% विद जीरो नॉलेज, विद जीरो, नॉट बैड, विद जीरो एफर्ट। और किसी को लगता है कि इंडेक्स फंड से पैसा नहीं कमाया जाता, प्लीज मेरे पास आए, मैं अपने अकाउंट्स खोल के दिखाने को तैयार हूँ। सर आपने पेंटिंग इन्वेस्टिंग के बारे में कभी आपने चेक करा है? हाँ, मेरे पास कुछ एड्स वैड्स ट्विटर पे आई हैं उसके मास्टर वर्क्स के, मुझे नहीं पता किसके, बट आई कंप्लीटली इग्नोर्ड इट। अगेन मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिंग, मैं बहुत सारे फर्स्ट प्रिंसिपल्स आपको बता रहा हूँ। आई विल नेवर इन्वेस्ट इफ आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, दैट्स इट, पीरियड, फुल स्टॉप। मैं आर्ट की दुनिया के अंदर काफ़ी घुस रहा हूँ और ना बड़े टेम्पटिंग ऑफर आते रहते हैं, तो मैं देखता हूँ कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, और जैसे जैसे नॉलेज बढ़ रही है ना, और पता लग रहा है कि इसकी क्या वैल्यूएशन होगी, क्या नहीं होगी। उसके अंदर ऊपर वो इतना इज़ोटेरिक है कि उसके अंदर ना कोई लीडर्स नहीं है समझाने वाले, तो खुद ही फिगर आउट करना पड़ रहा है। हाँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है उसका। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी करूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं ना मतलब अब मैं सेट हो चुका हूँ, मुझे इक्विटी से प्यार हो चुका है। आई एम इन लव विद इक्विटी। वो फैसिनेटिंग फीलिंग कि आप जैसे बोरोसिल है ना, ये भी लिस्टेड है, आई थिंक बोरोसिल कंपनी भी लिस्टेड है। अच्छा, राइट। आप सोचो, आप कुछ खा पी रहे हो और आपको लगता है यार यही तो कंपनी से मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। आपने अंडरगारमेंट्स पहन रखे हैं जॉकी के और पेज इंडस्ट्रीज के ऊपर शेयर है, तो प्राउड से पहनते हो यार मेरी कंपनी है। तो ये अगेन यार मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा है कि मुझे बिजनेसेस, बढ़ते हुए बिजनेसेस देखना पसंद है। राइट। ऐसा नहीं है कि मैं पेज इंडस्ट्री के शेयर बेचूंगा नहीं, मैंने बोला ना उसकी मैनेजमेंट खराब होगी मैं बाहर निकल जाऊंगा, उसकी मोट खराब होगी, उसके कोई कॉम्पिटिटर ऐसा तगड़े वाला आ गया जो भाई उसको एकदम उठा के फेंक के मार रहा है, मैं निकल जाऊंगा उस कंपनी से। बट एट द सेम टाइम मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा ना फिर। दैट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग। आप फिर, क्योंकि यूजली तो हम लोग ब्रांड्स की तरफ, प्रोडक्ट्स की तरफ बड़ा एक डिफाइंड सा एटीट्यूड लेते हैं कि हाँ ठीक है ये है वो है, बट आप ऐसे इंसान हो जो, आई एम श्योर, हर ब्रांड को नाम लेके, अब मैं ये बोरोसिल के कप से चाय पी रहा हूँ। ये मैंने अपने बच्चों के अंदर भी इनकलकेट कर दिया, हो गया है वो, बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है। सो नेस्ले
अगेन कोई शेयर रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है. आई हैव इन्वेस्टेड अ ह्यूज अमाउंट इन नेस्ले एंड आई हैव अर्नड अ लॉट. सो माई डॉटर नोज मैगी जो है वो नेस्ले की है. हाँ. तो हम लोग उसके बारे में बातचीत करते रहते हैं. कोई प्रोडक्ट देखेगी पापा ये ITC का है, ये नेस्ले का है, तो वो बातचीत होती रहती है घर पे कि वो ब्रांड एसोसिएशन जो है वो बनती रहती है. करेक्ट. नेस्ले भी काफ़ी समय से अराउंड है. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द सेवरल क्वेश्चंस दैट केम ऑन ट्विटर. एक सेकेंड, ट्विटर पे और क्या क्या है हमारे पास. अच्छा, तो अभी भी आ रहे हैं क्वेश्चंस. नहीं, डिफरेंट क्वेश्चन थे, मैं उन्हीं के अंदर चेक कर रहा हूँ. हाँ, मेरे को लगता है मैं भी डाउनलोड कर लूँगा कुछ क्वेश्चंस ढूंढने के लिए. नहीं. हाँ, ये किसी ने लिस्ट डाली है और ये बंदा है डिकी बुश. मैं इसकी राइटिंग कोर्स मैंने ली थी. राइटिंग कोर्स बहुत अच्छी थी और मैंने बहुत कुछ सीखा उससे. इसने ना एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बना रखे, 7 क्वेश्चंस टू आस्क पीपल अहेड ऑफ यू टू एक्सेलरेट योर करियर. उससे मुझे एक पर्सनल क्वेश्चन याद आया जो मैं बिल्कुल सेल्फिशली पूछूंगा और हो सकता है कि ऑडियंस के अंदर जो लोग देख रहे हो जो इसी से स्ट्रगल करते हैं उन्हें हेल्प मिल जाए. अक्सर ऐसा होता है, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर के सर्कल्स में ना ऐसी बात करते हैं. सो हाउ डू यू गो फ्रॉम अ $6 million बिजनेस टू $50 million बिजनेस. तो वो जो कर चुके होते हैं वो सिखाते हैं. मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूँ. किसी को अगर अपना क्लियर फ्रंट पे कैश फ्लो या रेवेन्यू बढ़ाना हो और उसका 6 फिगर बिजनेस है, अब उसे 7 फिगर जाना है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये गोल एक रीजनेबल गोल है? ठीक है. सेकंड, एंड अगर वो आप स्विच देखते हो फिगर्स का तो उसके अंदर बहुत जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आप जनरली भी आंसर दे सकते हो. उसके अंदर इज इट अ माइंडसेट शिफ्ट? इज इट जस्ट टेकिंग मोर रिस्क्स? लाइक हाउ वुड यू से टू समवन हु इज मेकिंग 6 फिगर्स टू गो टू 7 फिगर्स? देखो, मैंने ऐसा किया हुआ है तो मैं अपनी जर्नी बता सकता हूँ. बिल्कुल. आप मानोगे या नहीं मानोगे, लेकिन आज भी मैं अपने बैंक अकाउंट खुद ऑपरेट नहीं करता हूँ. एंड आई गिव मतलब मैं कुछ भी नहीं सोचता कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ. मेरा सिर्फ एक गोल है कि क्या मैं जो काम कर रहा हूँ मैं उससे वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ और क्या मैं अब और अच्छी वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ. मुझे, और ये कहने के लिए नहीं कह रहा मैं, आप मेरे ऑफिस में आके कभी पूछ सकते हैं किसी से भी. मुझे बस ये लगता है कि भाई क्या हम वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं. हमें सेटिस्फैक्शन अपने स्टूडेंट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरा सारा गोल वही है कि यार मुझे स्टूडेंट को सेटिस्फैक्शन देनी है और मनी उसके साथ फ्लो करती हुई आ रही है. ज़बरदस्त तरीके से फ्लो करती हुई आई है. मैं ये बता सकता हूँ मेरे पहले साल की इनकम क्या थी. मेरे पहले साल की इनकम इतनी थी कि मैं टैक्स स्लैब में भी नहीं आ रहा था और 0 टैक्स बनता था मेरा, राइट. और ऐसी किसी CA से बात चल रही थी तो वो मेरे फ्रेंड ही थे, कहते यार बहुत कम इनकम है CA बनने के बाद. तो मतलब मुझे तब भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था और आज जो इनकम मैं अर्न कर रहा हूँ डिफरेंट सोर्सेज से, मुझे तब भी फ़र्क नहीं पड़ रहा. डेफिनेटली मैं उस पैसे को टेक में इन्वेस्ट करता हूँ. डेफिनेटली मैं उस पैसे को अपने घर वालों को एक अच्छा लाइफ देने के लिए स्पेंड करता हूँ. दैट्स इट. इससे ज़्यादा और कुछ नहीं. तो आपका जो सवाल है मैं उसको ऐसे बोलना चाहूँगा, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी इनकम को 6 फिगर से 7 फिगर ले जाना चाहता है ना, या 4 से 5 या 5 से 6, हाँ, व्हाटएवर, मतलब वो जंप चाहता है, हाँ, फोकस करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर सकते हो. आपका जो भी ऑडियंस है, जो भी कस्टमर है, जो भी क्लाइंट है, अपने आप चली जाएगी. ये थंब रूल सब भूल जाते हैं. मेरे को ना एक चीज़ से बीच में बहुत नफरत हो गई थी. लोग बाग सेल्स को लेके बड़ा वो थे, सेल्स बढ़नी चाहिए, सेमिनार करो सेल्स के लिए, कैसे फंसाएं, क्या पिच हो, ये हो, फलाना हो. यार मुझे तो ये बात समझ आई विनम्र के, अगर आपका प्रोडक्ट में दम है, आपका प्रोडक्ट अगर बड़ा है तो आपको मार्केटिंग करना भी आसान होगा और सेल करना भी आसान होगा. करेक्ट. अगर आपका प्रोडक्ट ही बेकार है तो आप उसकी कितनी ही मार्केटिंग कर लो, एक दिन वो किला ज़रूर गिरेगा. आप उसकी कितनी भी सेल कर लो, जब आप आफ्टर सेल सपोर्ट नहीं दे पाओगे, एक दिन वो किला जरूर गिरेगा. चाहे उसमें सब्यसाची का गिफ्ट रैपिंग पेपर लगा दो, कुछ भी कर लो. आप कुछ XYZ बेच ली ना. शाहरुख खान ने क्लासेस बेच रहे हो. शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर है बहुत बड़ी बड़ी एडटेक फर्म्स के. अच्छा, राइट. बेच ली ना. MS धोनी ने भी क्लासेस बेच ली, सचिन साहब ने भी क्लासेस. नहीं बिकेंगे ना, क्योंकि वहाँ टीचर की चलती है और टीचर अगर वैल्यू नहीं दे रहा है, स्टूडेंट आप होंगे स्टार्टअप साहब, आपकी होगी $10 बिलियन की वैल्यूएशन. घर रखो अपने अगर आप ढंग से नहीं बढ़ा पा रहे तो, और अब नहीं रख रहे तो घर रख दिए जाओगे अगर आप ढंग से नहीं बढ़ा रहे तो आप अगर आगे लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आई थिंक ऑडियंस ऑब्सेशन, कस्टमर ऑब्सेशन, क्लाइंट ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अदरवाइज आप बोलते ना कि अपनी मौत खुद मर जाओगे कुछ समय बाद, तो वही होगा. कुछ समय बाद आप फेड अवे हो जाओगे. अगर कोई भी व्यक्ति एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, आज की डेट में स्पेसिफिकली ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे आप पब्लिक से बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हो, अगर आप 10 साल तक बने हो ना, यानी कि आप कुछ सही काम कर रहे हो. 10 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है इस तरह की इंडस्ट्री के लिए. जिस इंडस्ट्री में आप हो, जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ, अगर कोई बंदा 10 साल से बोल रहा है और लोग उसे सुन रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ सही काम कर रहा है भाई, राइट. और
कहीं ना कहीं लोग उससे वैल्यू ले रहे हैं और तभी उसको पैसे भी दे रहे हैं, उसका बिजनेस भी बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। तो मैं फिर रिपीट करूंगा, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, पैसा बाय प्रोडक्ट है अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करने का, राइट। एटलीस्ट माइक्रो स्टार्टअप्स, मैं अपने आप को एक माइक्रो स्टार्टअप बोलता हूँ, सेल्फ फंडेड स्टार्टअप बोलता हूँ। हम लोगों के लिए तो यही रूल है, राइट। शायद जो बड़ी बिजनेसेस हों, टाटाज हैं या जैसे ज़ीरोधा है या जोहो है, आई थिंक उनके लिए कुछ अलग रूल्स हो सकते हैं, उनके कुछ अलग थॉट प्रोसेस हो सकते हैं। ऑब्वियसली वो मुझसे बहुत बड़े हैं, उन्होंने बहुत अलग चीज़ें करी होंगी मुझसे जो वो बहुत बड़े बने, राइट। हमारा थोड़ा सा ना पर्सन ओरिएंटेड बिजनेस ज़्यादा है, राइट। मुझे लगता है कि यार मैं जितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ, और मैं हर अटेम्प्ट में, हमारे यहाँ पे अटेम्प्ट होते हैं CA एग्जाम्स के, मैं हर अटेम्प्ट में सोचता हूँ कि मैं अब एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ, मैं नया क्या दे सकता हूँ, और उससे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमेशा बढ़े हैं, उससे हमारी स्टूडेंट से जो चार्ज करने की कैपेसिटी है वो भी बड़ी है। अगर हम स्टूडेंट को एक वैल्यू दे रहे हैं और उसके बदले हम स्टूडेंट से बोलते हैं 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, बच्चा कहता है मैं 1000 एक्स्ट्रा दूंगा, मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए, आराम से देता है वो। इसके अंदर टू ग्रो द इनकम, आपकी बात बहुत अच्छी है वैल्यू वाली, और ये सच्चाई है, ये वो वाला कड़वा सच है जिसके अंदर लोग बोलेंगे अरे मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जैक्टली ठीक है। लेकिन ऐसे भी लोग बोलते हैं ना कि यार अगर आप यहाँ से ऐसे कर दो, यहाँ पे ये तिकड़म कर दो, कैश यूज़ करना सिर्फ यूज शुरू कर दो, या फिर थोड़ी इन्वेस्ट, मतलब बेसिकली एग्जिस्टिंग उसको मैनेज करके आप नहीं जा सकते नेक्स्ट लेवल पे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक तो ना इंडिया में एक बड़ी दिक्कत है, सॉरी मैं इंडिया की दिक्कत गिनवा रहा हूँ, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में ये दिक्कत है विनम्र। आपके अगले गेट पे जो व्यक्ति रहता है ना, वो कितना ही बड़ा काम कर ले आपकी नज़रों में वो छोटा ही रखता है, आप उसे हमेशा डाउनग्रेड ही करते हो। और यही आपको कोई सोशल मीडिया पे कोई दिख जाएगा ना, आपको ये भगवान है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। Edu91 की मैं बात करूँ, जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाई, मैंने एक बार ट्विटर पे लिखा कि यार हमें ना 100 करोड़ की वैल्यूएशन मिली थी। लोग बिलीव ही नहीं कर रहे, लोग बिलीव ही नहीं कर रहे। क्यों बिलीव नहीं कर रहे? कहते हैं आपका रेवेन्यू कितना है। मैंने कहा रेवेन्यू का ना, मैंने आइडिया दिया, मैंने कहा रेवेन्यू का 20x 25x भी मिलता है। आपके जो रेवेन्यू होता है उसका, अभी फिजिक्स वालों को फंडिंग मिली है, फिजिक्स वाला एक बहुत बड़ा अब एडटेक स्टार्टअप बन गया, नॉट रॉन्ग, दे आर दी 101वां यूनिकॉर्न है वो, उसको पहले ही दिन से $1 बिलियन की वैल्यूएशन मिली है। प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप उसका रेवेन्यू चेक करें, उसका मल्टीपल चेक करें वैल्यूएशन का। मल्टीपल वाली बात ऐसे हो गई कि मान लो उसका रेवेन्यू 10 करोड़ था, तो वो कितना मल्टीपल मिला है कि उसको $1 बिलियन की 20 से 25 चलता है वैल्यूएशन के अंदर। आप चेक करना ना एक बार फिजिक्स वालों के। पर नहीं सर, तो किसको जस्टिफाई कैसे करते हैं इतना बड़ा मल्टीपल? मैं कहता हूँ ना, स्टार्टअप वर्ल्ड में जस्टिफिकेशन होती नहीं है। स्टार्टअप वर्ल्ड माहौल पे डिपेंड करता है। मैं आपको एक और बात बोलूं कि जितने ये एडटेक स्टार्टअप्स हैं, फिजिक्स वाला के बारे में मैं अभी नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि मैंने बहुत नहीं देखा है उसको, बाकी जितने एडटेक स्टार्टअप मुझे दिखते हैं जिनकी बिलियंस ऑफ डॉलर की वैल्यूएशन बन गई है, आई डाउट दैट दे विल एवर बी एबल टू क्रिएट अ ग्रेट कंपनी लाइक HDFC, लाइक ITC, लाइक नेस्ले, लाइक जो कंपनीज ने लोगों को वेल्थ क्रिएट करके दी है एज अ शेयर होल्डर। बट दीज कंपनीज हैव आल्सो बीन अराउंड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम ना, हम उसको, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ कि ये कंपनीज ने लॉन्ग टाइम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी। क्यों? जब तक पैसा है तब तक उड़ा रहे हैं, जब पैसा नहीं आएगा, सिचुएशन टाइट होगी, आप उड़ा नहीं पाओगे, आप अच्छे टीचर्स को अफोर्ड नहीं कर पाओगे। जब आप अच्छे टीचर्स को अफोर्ड नहीं कर पाओगे, जो आपका बहुत बेस था काम चलाने का, वो टीचर अपना काम करेगा, अपना धंधा करेगा। ये सारी कंपनी स्लो ग्रोथ कंपनी, इसलिए बहुत समय लगेगा इस लेवल पे आने में। मुझे तो लगता है कि यार आप अगर ध्यान से देखो तो इनको तो बहुत समय लगा आने में। आप सबकी एक वो है ना स्टोरी, आप धीरू भाई अंबानी की स्टोरी देखो, आप टाटास की स्टोरी देखो, 1800 कुछ से वो चल रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1850 समथिंग से वो लोग चल रहे हैं, आज वो टाटास बने हैं। तो ये मेरे मन में हमेशा आता है कि विल दे एवर बी एबल टू क्रिएट ग्रेट कंपनीज? सो हमेशा आंसर ये है नो, एक्सेप्ट 1 और 2। ऑब्वियसली वो एक्सेप्शन निकलेंगी, वो चीज़ें बाहर आएंगी, वो कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होंगी जो छा जाएंगी पूरी दुनिया पर। हम चाहते हैं यार वो छाए, हम उनके अगेंस्ट थोड़ा ना, हम चाहते हैं वो छाए, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज होने वाली, बहुत ही कम परसेंटेज होने वाली। वी नीड इस जनरेशन के अंदर नए हाउस होल्ड नेम्स आए। जैसे कि आप देखो कि आज से 5 से 6 साल पहले या 10 या 8 साल पहले भी IPL के दौरान या क्रिकेट के दौरान जो एड्स आते थे वो कितने अलग होते थे। कैस्ट्रॉल, GTX वगैरह, FMCG गुड्स, ठीक है, एक आध कोई खाने की चीज़ें। अब मैं देखता हूँ एड्स आते हैं, क्रेड के एड्स आ रहे हैं, एड्स आ रहे हैं क्रिप्टो के, डेटिंग ऐप्स के एड आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कन्वेंशनल मेन स्ट्रीम टेलीविजन पे ये वाले एड्स आ रहे हैं, ये कैसे होगा? मैंने कभी नहीं सोचा था ये हो पाएगा। पैसा है ना बहुत सारा, तो उसे कहाँ उड़ाए?
ब्रांड बिल्डिंग में उड़ाएंगे। करेक्ट। मतलब मैं तो देखो, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो, हम बैठ के गिनेंगे कितने स्टार्टअप्स आज हैं, और हम ये नहीं गिनेंगे कि वो चल रहे हैं कि नहीं, हम देखेंगे क्या वो ग्रेट कंपनीज बना पाए, क्या वो एक ऐसी कंपनी बना पाए जिसका प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त है। प्रॉफिट ज़बरदस्त होने के साथ टाटास का सिर्फ प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है, आईटीसी का सिर्फ प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है, पीडीलाइट का, एशियन पेंट्स का, पेज इंडस्ट्री का सिर्फ प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है। आप इनकी पॉलिसीज़ देखो, आप इनके प्रोसेसेस देखो। टाटा इंडिया में शायद पहली बार, इवन इंडिपेंडेंस से पहले, वो ऐसी कंपनी थी जिसने अपने एम्प्लॉय के मेडिकेयर के बारे में सोचा कि मैं अपने एम्प्लॉय का दवाई का ध्यान रखूँगी, उसकी तबीयत खराब हो जाए मैं उसका ध्यान रखूँगी। ये है वो कंपनीज। तो ये कंपनी क्या ये बना पाएंगे, कुछ ऐसा कुछ डेवलप कर पाएंगे? आई डाउट। कुछ स्टार्टअप्स हैं जो मुझे पसंद है, जैसे जीरोधा, जैसे जोहो, इवन रेजर पे भी एक फंडेड स्टार्टअप है, बट समहाउ मैं शायद बायस्ड हूँ उनकी तरफ। मुझे उनका बिजनेस मॉडल ऐसा लगता है कि वो ना क्या है कि वो एक, उनकी ज़रूरत है सबको यार। मैं स्टार्टअप हूँ, मुझे रेजर पे चाहिए, आप स्टार्टअप हो, आपको रेजर पे चाहिए। आपको पैसे किसी से भी लेने हैं। मैं आपको बताता हूँ, 2011 में मैं जब बैचेस करा करता था ना अपने दिल्ली में, तो बाहर से लोग आते थे, हमें ये नहीं समझ आता था हम इससे पैसे कैसे लें। वो चेक लिख के वहाँ से कोरियर कर रहा होता था हमें, कैश चेक लिख के। अच्छा, बाहर से आ रहा है, कोई हिमाचल से आ रहा है, कोई भाई कहीं से आ रहा है, तो वो चेक लिखता था, कोरियर करता था। मेरा बैच खत्म हो गया, उसके बाद चेक पहुँच रहा है मेरे पास। आज भी 2 चेक ऐसे पड़े हैं जो मैंने कैश नहीं करा पाया। तो आप समझ रहे हो वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। उसे रेजर पे यू मनी ऐसे स्टार्टअप्स ने सॉल्व किया है। मैं फिर बोल रहा हूँ, वी आर नॉट अगेंस्ट द स्टार्टअप कल्चर, वी आर अगेंस्ट, मतलब मैं पर्सनली उन चीज़ों के अगेंस्ट हूँ जिसमें यार आप एक ग्रेट कंपनी नहीं बना रहे, आप सिर्फ एक टेम्परेरी फैड क्रिएट कर रहे हो, और उस टेम्परेरी फैड से आप पूरे इकोसिस्टम का नुकसान कर रहे हो। राइट, क्योंकि और लोग भी आपकी मैल प्रैक्टिसेस, लैक ऑफ एथिक्स को देख के बोलेंगे मैं भी कर सकता हूँ ये। सो देयर आर लाइक लेस गुड रोल मॉडल्स एंड मोर लाइक कि कर सकते हो, वो फॉर्मूला बना दी, टेम्पलेट बना दी, अब कोई भी क्रैक कर सकता है। कोई भी क्रैक कर सकता है। और ये फिर वो ये ना, ग्रेट कंपनीज बनाना बड़ा मुश्किल है यार, कि ऐसी कंपनी जो 100 साल चले, ऐसी कंपनी जो 50 साल चले और वो प्रॉफिटेबली चले। हाँ, दैट इज़ डिफिकल्ट। सो नाउ वी हैव सम इंस्टाग्राम क्वेश्चंस जो मैंने क्वेश्चंस भेजे थे इसके अंदर, एंड लेट्स सी, बहुत सारे जेनेरिक क्वेश्चंस भी हैं। लोग स्टॉक टिप्स पूछना चाह रहे हैं, इस पे लगाएं, उस पे लगाएं, इस पे लगाएं, तो मैं वो वाला स्किप कर दूंगा। तो नहीं, मैं बताता हूँ ना इसमें। ठीक है, किसी ने पूछा हुआ है, हर्षद मेहता कि हमने स्कैम 1992 तो देखा। हाँ। आपने क्या सीखा उससे? उसमें एक बड़ा फेमस डायलॉग था, इंडिया पे लगा दो, इंडिया का भाव बढ़ने वाला है। हाँ, कैन यू डिकोड इंडिया पे कैसे लगाएंगे पैसे? नहीं। इंडेक्स फंड। व्हाट इज इंडेक्स फंड? Oh right, it's all of stocks. इंडेक्स फंड रिप्रेजेंट्स इंडिया, दैट्स इट। Correct. वो वहाँ से भी नहीं समझ पाए लोग बाग। उन्होंने ये तो देख लिया कि भाई साहब उसने इतने पैसे कमाए, ये कमाए। वो कह रहा है साफ साफ लड़का कि भैया इंडिया में लगा दो, नहीं लगाया आपने। ठीक है, मोस्टली इन्वेस्टिंग क्वेश्चंस। लोग बहुत पूछना चाह रहे हैं जनरली कि क्रिप्टो का सीन क्या है, डरे हुए हैं, क्या करें क्रिप्टो को लेके। ठीक है, मेरे को पता है कि आपकी क्रिप्टो पे इतनी, आप बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं रहे हो शुरुआत से क्रिप्टो पे, लाइक यू बीन ऑन द फेंस बेस्ड ऑन व्हाट यू टोल्ड मी। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट नाउ? देखो, मेरा डे 1 से क्या स्टैंड है, मैं वो क्लियर कर देता हूँ। और क्रिप्टो की पब्लिक की दिक्कत ये कि ना, ये समझते हैं नहीं, गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। ये फैक्ट है। आप क्रिप्टो वाले से किसी से बहस करोगे ना, वो आपको कुछ समझा नहीं पाएगा, तो बस वो आपको ना और तरीके से बहस करने की कोशिश करेगा। देखो जी, क्रिप्टो या फिर वही फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिंग, वन ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिंग, मैं इसे लिखवा के कहीं टंगवाना चाहता हूँ। डू नॉट इन्वेस्ट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। आप जा रहे हो विनम्र, आपने फरीदाबाद में एक प्रॉपर्टी खरीदी, आपको पता है ना, आप इतने पैसे दोगे आपको ये मिलेगा और ये आपके साथ रहेगा, आपको अंडरलाइंग वैल्यू पता है ना। मैं HDFC बैंक का शेयर खरीद रहा हूँ, मुझे पता है ना यार, मुझे उस बिज़नेस की हिस्सेदारी मिल रही है। उसके नीचे एक बिजनेस है जिसको प्रोफेशनल मैनेजमेंट रन करती है। आपने बिटकॉइन खरीदा, उसके नीचे क्या है, क्या वैल्यू है उसके नीचे? अब ये क्वेश्चन आप किसी से पूछ लोगे ना, वो आपको ऐसी ऐसी बातें फेंक के मारेगा टेक्नोलॉजी की कि आप एक बार को बोलोगे हाँ कुछ होगा। ब्रो, इट्स ब्लॉकचेन ब्रो, यू डोंट गेट इट। हाँ, एक तो ना ये बड़ी दिक्कत है भाई साहब, ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम बच नहीं सकते। हाँ, क्रिप्टो उसका बस एक यूज केस है। करेक्ट, बहुत देसी भाषा में। हाँ, राइट। हम जब दोनों को इक्वल करने लग जाते हैं, वहाँ दिक्कत है। दूसरी बात, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अरे भाई क्या है, क्या मतलब बिटकॉइन की पैसे, बिटकॉइन का या किसी भी क्रिप्टो करेंसी का रेट क्यों गिर रहा है, मुझे समझा दो ना। मुझे जैसे मैं आपको इंडेक्स फंड समझा सकता हूँ जितनी सिंप्लिसिटी के साथ, आप मुझे उतनी सिंप्लिसिटी के साथ समझा दो, मैं मान जाऊँगा, मैं इन्वेस्ट करूँगा आपके साथ, पक्की बात है। अगर नहीं समझा पा रहे तो तुम भेज दो सब कुछ। और क्या हुआ अभी क्रिप्टो में, आप क्रेडिबल क्रिप्टो वॉइसेस, अगर मैं सच बताऊं तो जो मासेस को समझा पाए क्या है, मैंने बहुत सर्च करा, नहीं है, अभी भी नहीं है।
अगेन फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को ले आओ यहाँ पे ज़रा। अभी आपने पीछे देखा वो वॉल्ट करके कंपनी उसका केस हुआ, बहुत सारे बड़े फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स ने प्रमोट किया था कि ये इसमें इन्वेस्ट करो, ये आप अच्छा कोई कॉइन आया था शायद, हाँ एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ये मिलेगा। वो कंपनी बंद हो गई, लोगों के पैसे ब्लॉक पड़े हुए हैं। कहाँ जाए? हमारी जनता इतनी गलीबल है, इतनी गलीबल है। वो बोलते ना गंगा गया गंगा राम, जमुना गया जमुना राम, वो वाला हिसाब किताब है हमारी जनता का। क्वेश्चन ही नहीं करती। मेरे फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने बोला है, वो तेरा फेवरेट इन्फ्लुएंसर को बोलने के लिए पैसे मिले भाई। हाँ मतलब वो ओपिनियन पेड फॉर है। एग्जैक्टली। एक बड़ी क्लियर चीज़ होती है जब आप ब्रांड के साथ काम करते हैं, क्योंकि मैं अब काम करता हूँ, मैं बात बोल सकता हूँ। आपके पास बहुत तरह की डील्स आती हैं, आप ये बोलो ये बोलो, आप ये बोलो आप ये बोलो। अगर आप उस प्रोडक्ट और सर्विस को टेस्ट नहीं करते और उसमें आपका स्किन इन द गेम नहीं है, मैं ऑलमोस्ट कभी ऐसे कोई हेयर प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता, पोमेड या जेल, ठीक है। तो मैं अगर पोमेड और जेल बेचने जाऊंगा और आप मेरे बाल देख रहे हो कितने छोटे करा रखे हैं मैंने, तो मैं बेवकूफ़ लगूंगा। लेकिन अगर मैं एक चार्मर हूँ और मेरे को सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने हैं, तो मैं झूठ बोल के बेच सकता हूँ। और ये यूट्यूब पे मैक्सिमम यही हो रहा है। मैं यार कैसे ये रिक्वेस्ट करूँ सारे यूट्यूबर से, कोई मानेगा भी नहीं। देखो पैसा ना बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। हम ऐसी ऐसी ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं जो डायरेक्टली सट्टा खिलवा रहे हैं आपको। हाँ, डायरेक्टली सट्टा खिलवा रहे हैं। काफ़ी डूबियस टाइप की बेटिंग ऐप्स भी बहुत चलती हैं। हाँ, और ऐसे ऐसे चैनल्स प्रमोट कर रहे हैं जिन पे दिन में लाखों, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो मिलियंस में व्यूज़ आते हैं एक दिन में। एंड आई थिंक वो सही नहीं है। वो लॉन्ग रन हेल्थ के लिए सही नहीं है, ना आपके चैनल की हेल्थ के लिए, ना आपके ऑडियंस की हेल्थ के लिए, राइट। मैंने आज तक क्या प्रमोट किया है, मैं बहुत खुल के बताता हूँ। मैंने ना कैसियो का कैलकुलेटर प्रमोट किया आज तक, और भाई उसे मैं पिछले 20 साल से यूज़ कर रहा हूँ। सर वैसे बताऊँ बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज फ़ोन के अंदर ना 3-4 फ्रिक्शन वाले स्टेप्स लगते हैं कैलकुलेटर खोलने के लिए। टाइप करो कैलकुलेटर, फिर उसे खोलो। हमारा तो काम है यार। देखो, और मेरा स्किन इन द गेम उसमें कैसे, मैं 20 साल से उसे यूज़ कर रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट्स उसे यूज़, मैंने उसके बाद गिव अवे कर दिया। मुझे जो पैसे मिले थे मैंने उसे 75 कैलकुलेटर बांट दिए। मैंने बताओ भाई किस किस को चाहिए, हम ऐसे लिस्ट बना के दे देते हैं। मैंने अप स्टॉक्स को बहुत प्रमोट किया है। आई हैव इन्वेस्टेड करोड्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज़ इन अप स्टॉक्स। मैंने ज़ीरोधा को प्रमोट किया है, अगेन मैंने करोड़ रुपये लगा रखे हैं। मैं ग्रो के साथ काम करता हूँ। मैंने खुद उसमें पहले उन्होंने मुझे बोला करोगे, मैंने बोला हाँ पहले मैं आपके साथ इन्वेस्ट करूँगा। आई हैव द ऐप, आई कैन शो इट टू यू। पहले मैंने इन्वेस्ट किया, फिर मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया। मैं तो देखूँ प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है। अगर मुझे ही नहीं समझ आ रहा है यार, तो मैं कैसे किसी को बोल दूँ कि आप ये काम कर लो। मैं यहाँ पे खुले में एडमिट कर रहा हूँ, मैंने 1-2 वीडियोज़ क्रिप्टो की जो ऐप्स आती हैं उनके लिए भी बनाई हैं। इफ़ आई एम नॉट, मैं तो नाम लूँ या ना लूँ, कुछ फेमस एक्सचेंजेस थी जिसकी ऐड बहुत ज़्यादा चली थी, एंड शायद एक वीडियो बनाई है मैंने उसके लिए। एंड अब शायद वो वीडियो मैंने शायद हटा दी, मुझे पता नहीं। मेरी टीम के साथ इनकी कुछ कम्युनिकेशन हुआ था इस चीज़ को लेके, तो वो शायद हटा दिया होगा। तो वो मेरी मिस्टेक है यार, मैं एडमिट कर रहा हूँ, राइट। उन्होंने जो पैसे दिए थे मुझे, उसी के एक फ्रैक्शन मैंने लगा दिया था क्रिप्टो में। एक छोटा सा फ्रैक्शन मैंने क्रिप्टो में लगा दिया, और मैंने उसके बाद उसे मुड़ के भी नहीं देखा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगेन मैं प्लेटफॉर्म को टेस्ट करना चाहता था, मैं देखना चाहता था कि जो कह रहे हैं वो हो भी रहा है, मतलब बाय कर भी रहा है बंदा, वो स्मूथनेस है भी जो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये ऐसे बाय हो जाएगा, राइट। तो यार मैं बहुत क्लियरली एडमिट कर रहा हूँ दैट वाज माय मिस्टेक। और मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था उस चीज़ को कि एक्चुअली में चीज़ें काम करती भी हैं नहीं करती हैं। और मैंने कभी ऐसा नहीं बोला डायरेक्टली कि आप इस करेंसी में इन्वेस्ट कर लो या इस कॉइन में इन्वेस्ट कर लो या ये कर लो। उसमें मेरी तरफ से फुल डिस्क्लेमर था कि भैया इसमें वही पैसा लगाना जिसमें आपका आग लगाने का मन कर रहा हो। बहुत सिंपल सी बात है। सर मैं वेट कर रहा हूँ जिस दिन एप्पल आपको ब्रांड डील देगा, क्योंकि उस दिन तो आप इतना एप्पल बेचोगे कोई बेच नहीं सकता। मतलब आई थिंक आपको वो ये भी नहीं बोलेंगे कि इसमें CTA बोलना, आप उसको मतलब फोड़ दोगे उसे। मैं आपको बताऊँ विनम्र के, और मैं ये तब कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे टेक इन्फ्लुएंसर्स, आई थिंक यू डू अ बेटर जॉब एट सेलिंग एप्पल देन एनीवन एल्स, बिकॉज़ यू रियली लव दैट ब्रांड। मैं एप्पल के ऐसे फीचर्स जानता हूँ ना, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल बहुत ना कम सेल होता है इंडिया में। क्यों? प्राइस पॉइंट। इनके एम्प्लॉयज़ को ही नहीं पता इसमें फीचर क्या है। आप एप्पल स्टोर में चले जाओ और मैं चला जाऊँ और हम अगर बात करने लग जाए ना दोनों आपस में, हाँ, तो मैं उसको कम से कम उनके हर प्रोडक्ट में 5-10 फीचर्स ऐसे दिखा दूंगा जो उसको नहीं पता होंगे। मुझे कुछ साल पहले पता लगा कि इसके अंदर 3 उंगलियों से टच कर सकते हैं, 2 उंगलियों से टच, 4 उंगलियों से टच कर सकते हैं, असिस्टिव टच होता है और बहुत सारे तरह के इसके अंदर फीचर्स होते हैं। जैसे आपको एक चीज़ बताऊँ, एप्पल TV भी एक प्रोडक्ट है। करेक्ट, हाँ। एप्पल TV, मैं आज से आपको 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जब किसी को एप्पल TV बोलो ना तो वो घर में देखने लग जाता है कहाँ लगा रखा है एप्पल TV, जबकि वो छोटा सा डिवाइस है। हाँ, मैं गया एप्पल, मुझे क्यों ज़रूरत थी उसकी, आप मेरा थॉट प्रोसेस देखना। मैं ऑनलाइन पढ़ाता था, ऑनलाइन नहीं सॉरी फेस टू फेस पढ़ाता था, और मैंने डे वन से मैंने वाइट बोर्ड यूज़ नहीं किया। आई ऑलवेज वांटेड टू टीच थ्रू टेक्नोलॉजी। तो प्रोजेक्टर लगा लिए,
अब उसमें प्रोजेक्टर में दिक्कत क्या थी कि मुझे आईपैड के साथ ना वो VGA केबल जोड़ो, फिर वो प्रोजेक्टर में जाएगी, फिर मुझे लगता था वायरलेस स्ट्रीम हो जाएगा मेरी स्क्रीन, तो क्या बात है। अब मैं गया एप्पल के शोरूम पे, एप्पल टीवी मुझे दिखा। पहली बात तो उनको सिर्फ इतना पता है कि ये होता है, इस पर पिक्चर देख सकते हो आप, इस पर यूट्यूब चल जाएगा, इस पर चल जाएगा, स्क्रीन मिररिंग हो जाएगी। तब वर्ड ना बहुत बड़ा था, स्क्रीन मिररिंग। अब तो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। आप किसी भी आप एंड्रॉइड का भी कार प्ले यूज कर सकते हो अपनी गाड़ी के अंदर। आपको एक और फैक्ट बताता हूँ बीच में, एप्पल फैक्ट्स बताता हूँ मैं। हाँ। आपको पता है कि आप अपने आईपैड को एज अ सेकंड स्क्रीन यूज कर सकते हो अपने मैकबुक के साथ विदाउट एनी वायर। ओके, यानी कि आपका आईपैड यहाँ पे रखा है, आपका मैकबुक यहाँ जैसे वो हम पीसी के सेटअप में करते हैं ना। यस यस यस, आप आईपैड रखो विदाउट एनी वायर, विदाउट एनी वायर। यूर सेइंग सेकंड स्क्रीन मतलब वो मिरर हो जाएगी या फिर सेकंड स्क्रीन मतलब आपको एक्सटेंड हो जाएगी। समझ गया, एक्सटेंड हो क्रेजी। और आपको दूसरी बात बताता हूँ इसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। मान लो आपका आईपैड साथ में रखा हुआ है, आपका मैकबुक साथ में रखा हुआ है, और आपका एक आई मैक भी साथ में रखा हुआ है। सेकंड स्क्रीन कुछ नहीं, आप एक माउस को यूज कर सकते हो तीनों में। आप ऐसे स्क्रॉल करते रहोगे वो आईपैड पे आ जाएगा, ऐसे स्क्रॉल करते जाओगे मैक, और वो 3 स्क्रीन बन गई है अब। नहीं, अगर आप चाहो तो 3 स्क्रीन भी बन सकती हैं, लेकिन वो 3 स्क्रीन नहीं, वो अलग अलग डिवाइसेस भी हैं। आपके पास एक ही माउस है, आपने यहाँ पे आईपैड खोल रखा है अपना, आईपैड पे आप कुछ काम कर रहे हो अपना, यहाँ आपका आई मैक रखा है, एक ही माउस वो इधर से उधर चला जाएगा, एक ही माउस। तो मतलब हाँ, and you can drop one file from your Mac and just drag it on your iPad. That's it. Then I think that we just look at the camera quality of iPhones, हम वहीं तक रह जाते हैं। हाँ, वो एक्सप्लोर नहीं करते ना लोग बात। मतलब बहुत चीज़ें हैं यार, बहुत चीज़ें। एप्पल का तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं वहाँ गया, जब मैंने एप्पल टीवी देखा तो मैंने उनसे पूछा कि यार मुझे ना ये जाना है और मुझे क्लास लेनी है, फॉर एग्जांपल मुंबई में। मुंबई में ऑडिटोरियम में क्लास लूँगा, क्या मैं स्क्रीन मिरर कर सकता हूँ? तो कहता जी स्क्रीन तो मिरर कर सकते हो, एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन चाहिए फलाना फलाना स्पीड का। अब यार ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं जहाँ भी क्लास लेने जाऊँ उस ऑडिटोरियम में उस टाइम पे फलाना फलाना स्पीड का इंटरनेट हमें मिल जाए। तो उसने ये बोल के मुझे बोला, मैं बड़ा नाराज़ था। मैंने कहा ये तो सही नहीं है, मतलब मुझे इंटरनेट नहीं मिलेगा। बट समहाउ मैंने बाय कर लिया। मेरे पास 3 एप्पल टीवी हैं, 3 जनरेशन के एप्पल टीवी मैंने खरीद रखे हैं। मैं उसे घर लाया, मैंने बिना इंटरनेट के स्क्रीन मिरर करके देखी, क्या स्मूथ स्क्रीन मिरर होती है। और सोचो क्या वो आजकल कौन सा वर्ड चलता है, सोचो क्या वाइब आती है हर क्लास में उसके बाद कि आप आईफोन लेके चल रहे हो और आपका आईफोन वहाँ मिरर हो रहा है, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो ये टेक्नोलॉजी ना यहाँ पे एप्पल क्यों कम सेल होता है, क्योंकि लोगों को ही नहीं, बेचने वालों को ही नहीं पता इसमें क्या फीचर है। वो चौधरी बने बैठे हैं हम आईफोन वाले। हाँ, एक्चुअली स्टेटस सिंबल ज़्यादा है। आप उसे स्टेटस सिंबल की तरह यूज़ नहीं करते, बिकॉज जैसे एक जर्मन कार होती है वो एक स्टेटस सिंबल है, तो आईफोन एक स्टेटस सिंबल है। क्योंकि आज भी आप देखना बहुत सारे लोग की फेसबुक फोटो के ऊपर ना वो एक उंगली हटाते ताकि एप्पल का लोगो दिखे। तो ऑब्सेशन लोगों के साथ है इस एप्पल के साथ। लोगो छुपा रखा है यार। ऑब्वियसली बिकॉज यू रियलाइज दैट दिस इज अ पावरफुल मशीन बट यू यूज इट सो पुअरली। मुझे याद है, अच्छा इसी के अंदर एक और फीचर भी आया, मेरे को मेरे दोस्त ने अभी बताया था कि अगर आपने फ़ोटो ली है ना फ़ोन से और उस फ़ोन के अंदर फ़ोटो में टेक्स्ट है, तो ये उस टेक्स्ट को आप वो छोड़ो, मैं आपको एक फीचर दिखाता हूँ, वो मैं समझ गया, वो फीचर तो है ही। आपने कभी, आपको मैं ऐसा फीचर बताऊंगा, आपको यूट्यूब थंबनेल बनाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी ज़िंदगी में। जब आप यूट्यूब पे थंबनेल बनाते हो, आप अपने गेस्ट की फ़ोटो लेते हो, आप गेस्ट की फ़ोटो लेने के बाद ये सोचते हो कि यार अब मैं इस फोटो को निकालूं, ये फोटो ट्रांसपेरेंट करूं, बैकग्राउंड उसका ट्रांसपेरेंट करूं, ये मेरी फोटो है, मैं बस इस पर टच करके रखूंगा, कॉपी हो गई, मैं आपको भेज रहा हूँ ट्रांसपेरेंट फोटो, PNG फोटो भेज रहा हूँ, सिर्फ मेरी बैकग्राउंड नहीं आएगा। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। ये आईफोन 13 में भी हो जाएगा? जी, ये किसी में भी हो जाएगा। लो जी, मैंने आपको अपनी फ़ोटो भेज दी है जिसमें आपको मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं दिखेगा। आप जब इसे यूज़ करेंगे कैनवा पे या कहीं पे भी, तो सिर्फ मेरी फ़ोटो आएगी। व्हाट सर, एक मिनट, आई एम जस्ट गोना से कि ग्राफिक डिजाइनर संकट में, क्योंकि कटिंग बहुत बढ़िया है। मैं कह तो रहा हूँ, आप ये देखो कि एक बार इसकी क्लैरिटी चेक करो आप विनम्र। मैं कर रहा हूँ सर, मैं कटिंग देख रहा हूँ, कहीं आपको नजर ही नहीं आएगी, और जबकि इतना कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड था। सर आपके कान के नीचे वाला जो लोब भी होता है ना, हाँ, वो तक आया है। बिल्कुल आया है। एक बार आई जस्ट आल्सो वांट टू चेक दिस फीचर, ये तो बहुत ही क्रेजी है। हाँ, आप देखो एक बार अपडेटेड है अगर आपका iOS, तो वो भी किसी, और मैं इतना क्रेजी हुआ ना इस फोटो को देख। नहीं, मेरा iOS अपडेटेड नहीं है, अभी लगा देता हूँ मैं। हाँ, तो जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे सोचो मैं तो ना थोड़ा स्टोरी फॉर्म करके पढ़ाता हूँ कि यार ये देखो एक गाड़ी आई यहाँ से, हाँ। तो मैं गूगल से गाड़ी की फोटो को लेता हूँ और उसका सारा बैकग्राउंड हट जाएगा, गाड़ी उठ के यहाँ पे आ जाएगी। एप्पल ID सेशंस, आईफोन नॉट बैक्ड अप, अपडेट एप्पल ID सेटिंग, सब कुछ अपडेट करने के लिए क्या रखा है। हाँ, जैसे ये मेरी डॉटर की फोटो, मुझे क्या करना है, मुझे बस इस पे ऐसे क्लिक करके रखना है, दैट्स इट, इट्स डन। ये मैक में तो है फीचर, मैक के अंदर प्रीव्यू अगर आप यूज़ करोगे, प्रीव्यू वाला ऑप्शन जो होता है उसके अंदर अल्फा बोलते हैं इसे। प्रीव्यू इतना
अंडररेटेड सॉफ्टवेयर है ना सर it's not as good as Photoshop but it's a small level Photoshop. से लड़ भी नहीं रहा ना. वो फ्री का इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है यार, वो फोटोशॉप से लड़ भी नहीं रहा. वो वाली आप चीज़ कह रहे हो ना, वो प्रीव्यू में ये वाली टेक्नोलॉजी बहुत समय से आती है कि आप उसे अल्फा स्कैन बोलते हैं, उसे आप कर सकते हो. ये इनके की नोट में भी आती है, जो इनका पावर पॉइंट का कॉम्पिटिटर है की नोट. हम पहले उससे करते थे. आज से मैं आपको बात बता रहा हूँ 2013 की, जब मैंने मैकबुक एयर लिया था तो की नोट में भी ये फीचर है, वो अल्फा वाला जो आप बता रहे हो ना, उसमें भी हटा देते हैं. बट आप की नोट यूज़ करते हो? बहुत कम, बस मैंने उसी फीचर के लिए यूज़ किया एक दो बार, उसके बाद में किया. हाँ, की नोट और नंबर्स कामयाब नहीं हो पाया फॉर सम रीजन. हाँ, वो यार एक्सेल की, और मैं बोलूँगा समहाउ गूगल जो अपना सूट देता है, गूगल का अपना डॉक्स और शीट्स और अपना स्लाइड्स, आई थिंक उसकी मोनोपोली है. एप्पल इवन पेजेस विद दैट, इवन मेरे को, हालांकि मेरे को यूआई पेजेस का इतना पसंद है ना, मेरे को वो वर्ड का जो क्लंकी नेचर बिल्कुल पसंद नहीं है. ऑफिस 365 यूज़ करो और मैक पे यूज़ करो एक बार. ओके, ऑफिस ही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैक पे यूज़ करके देखो, ओहो हो, बहुत स्मूथ है. अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा है. मेरे को पेजेस इसलिए पसंद है, वो बिल्कुल ब्लैंक पेज देके आता है, अच्छी फील आती है. सेम फील आपको उसमें आएगी. आप आप कैलेंडरिंग के लिए क्या यूज़ करते हो? गूगल कैलेंडर, दैट इज़ द बेस्ट. आई थिंक वो बेस्ट है, वो सिंपल है ना. सिंपल है और फिर सब लोग कनेक्टेड भी वहाँ पे, तो वो बेस्ट है. और फाइनल क्योंकि म्यूज़िक बहुत तेज़ बजना शुरू हो गया इसके अंदर, क्या कहते हैं, और आप उसके लिए क्या यूज़ करते हो अपनी प्रोडक्टिविटी लिस्ट वगैरह के लिए? क्योंकि मैं एवरनोट यूज़ करता हूँ. मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करी हैं, बहुत चीज़ें. अगेन माई रूल नंबर 1 इज़ कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, और इसी सेंटेंस में उस सॉफ्टवेयर का नाम था गूगल कीप. ओके, तो आप कीप मैनेज हो रहा था आपसे? देखो यार, मैं कहता रहा हूँ कि जितना रायता फैलाओगे उतना फैलेगा. मैंने नोशन भी यूज़ करके देखा, मैं सब पकड़ लिया अपना. मैंने कहा भाई ये हमें क्या, हमसे क्या उम्मीद रख रहा है कि हम कौन हैं. अगर आप एक हालांकि वो टेक्निकली एक नो कोड टूल है ना, बट उसमें अगर आप एक नॉर्मल नेटिव नहीं हो, टेबल बनाओ, पेज के अंदर पेज बनाओ, मैं यही करता रहा हूँ पूरे दिन. मतलब वही मैं उसके साथ मैच नहीं कर पाया. मैंने एक थिंग्स करके ऐप यूज़ करी है जो पेड ऐप है. उसको तीनों प्लेटफॉर्म पे अलग से खरीदा मैंने, iOS के अपना फ़ोन पे, आईपैड पे और मैक में. वो भी अच्छा था, बट मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे कीप में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कहीं नहीं है. क्यों नहीं है? एक तो हर प्लेटफॉर्म पे वो यूज़ हो जाता है. दूसरा, आपको वॉइस नोट डालना है, वॉइस नोट डालो. आपको पिक्चर डालनी है, पिक्चर डालो. वो बहुत क्विक है. साथ में वो आपके गूगल अकाउंट के साथ अटैच्ड है. कैलेंडरिंग में उसमें क्या मज़ा आता है, अगर आपने कीप में आपने एक नोट बना दिया है, वो ऑटोमेटिक, अगर उसमें आपने टाइम डाला है तो वो ऑटोमेटिक आपके कैलेंडर पे कर देगा. एवरनोट में भी ऐसा है कि आप अपना वो लिंक कर सकते हो. बट हाँ, मैंने भी बहुत जगह माथा मारा, बहुत फैंसी सॉफ्ट स्लैक वैक ट्राई करा, नोशन ट्राई करा, कीप ट्राई करा, देन आई इवेंचुअली सेटल ऑन एवरनोट. एंड एवरनोट का नया वाला वर्जन, उसके अंदर स्क्रैच पैड है, टास्क हैं, मतलब मेरे को फाइनली वो अच्छा लगा. मैं वहाँ पे एक्चुअली मेंटेन कर पाता हूँ अपना डेटा. लेकिन ऑन द गो कैप्चरिंग करने के लिए मैं आज भी फ़ोन के नोट्स यूज़ करता हूँ. एप्पल नोट्स थोड़ा सा मुझे लगता है कि ना अनऑर्गेनाइज हो जाते हैं, मुझसे तो हो जाते हैं. मैं इस मामले में यार गूगल की तारीफ करता हूँ कि गूगल ने ना बड़ी सिंपलिस्टिक चीज़ें बनाई. इज इट बिकॉज उसका जो फोल्डर वाला स्टाइल है वो बेटर लगता है, क्योंकि ये लिस्ट होती है? नहीं, मुझे ऐसा, मतलब मैंने कभी कुछ ऐसा फील नहीं किया. मैं तो बस सिंपली, जैसे कुछ मैंने क्या बना रखा है कीप में, मैंने बना रखा है इनबॉक्स के नाम से. तो अभी आपसे बात करते हुए कुछ अगर ध्यान में आएगा ना, तो मैं उसे इनबॉक्स में डाल दूंगा. ओके, फिर उसे बाद लेटर ऑन शिफ्ट करता रहूँगा. तो आप ये मतलब पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट करते हो ना ये चीज़? ये तो यार मतलब मेरे को इतने आइडियाज़ आते हैं ना, बैठे बैठे इतनी थॉट्स आ जाते हैं. कभी कभी मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ, या मैं बिल्कुल ही जोन्ड आउट हूँ और मैं किसी चीज़ पे फोकस करके बैठा हुआ हूँ, और अचानक से मुझे लगता है कि यार ये वाली चीज़ हम अपने बिजनेस में कैसे लगा सकते हैं, या इस चीज़ पे मैं कोई कंटेंट बना सकता हूँ, तो मैं तुरंत उसको नोट कर लेता हूँ. बट आप इनबॉक्स से फिर आगे जाके किसी और बड़े उसमें ट्रांसफर करते हो? फिर मैं उसको अकॉर्डिंगली कौन से वेंचर के बारे में मैं सोच रहा था, किससे बात करते. तो वो आप कहाँ, वो कीप में रखते हो वेंचर्स वाला? हाँ, वो कीप पे रखता हूँ, मैं कीप पे ही रखता हूँ. समझ गया. वही कह रहा था कि एक्चुअली लोगों को लगता है कि एक रिकॉर्डिंग वाली ऐप अलग होती है और कलेक्टिंग वाली ऐप अलग. मतलब एक रिकॉर्ड करते हो एक जगह पे ऑन द फ्लाई और फिर ट्रांसफर करते हो. मुझे तो मेरी लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स है नहीं. हाँ. तो शायद जिसकी हो भाई उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े. मैं कीप से काम चला लेता हूँ. मुझे बस यही है कि उसमें सबसे अच्छी बात है थिंग्स एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत सिंप्लीफाइड है, बट कहीं ना कहीं उन्होंने ना सिंप्लीफिकेशन को ओवरकिल कर दिया ये करके कि मैं उसमें इमेजेस नहीं डाल पाता यार. और इमेजेस ऐसी चीज़ है जो आज की डेट में आपको चाहिए. कई बार नोट्स के अंदर आपको पता नहीं होता आपने क्या लिखा, आपको विजुअल क्यों चाहिए होता है कि मैंने ये लिखा था इस चीज़ से रिलेटेड. इमेजेस हो, वॉइस नोट हो और टेक्स्ट हो, आई थिंक इट इज़ मोर देन सफिशिएंट. डू यू लाइक व्हाट्सएप मैं यूज़ करता हूँ, मेरे बिजनेस के लिए व्हाट्सएप मैं यूज़ करता हूँ डेफिनेटली. और मैं किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ किसी भी तरीके से,
क्योंकि वो नंबर है जिसमें ग्रुप का पार्ट बनाते हैं, मैंने नंबर ही बंद करके रखा हुआ है, वो खेलते रहते हैं आपस में। हाँ, मैंने आपके आज एक दूसरे नंबर पर फ़ोन कर दिया था, मैं समझ गया था। हाँ, तो शायद वो आपने उसी नंबर पर शायद कॉल कर, फिर मैंने दूसरे नंबर पर फ़ोन करा। हाँ, सो व्हाट्सएप मैं यूज़ करता हूँ, बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ, एंड डेफिनेटली मुझे व्हाट्सएप से ज़्यादा अच्छा टेलीग्राम लगता है। बट टेलीग्राम पे मुझे एक चीज़ बुरी लगती है, वो ये कि टेलीग्राम पे ना आप अपनी आइडेंटिटी सामने वाला हाइड कर सकता है, व्हाट्सएप पे आप हाइड नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर टेलीग्राम के फीचर्स और व्हाट्सएप की आइडेंटिटी आइडेंटिफिकेशन आ जाए अगर, तो आई थिंक वो बहुत ही क्लियर कॉम्बिनेशन है। मैंने तो व्हाट्सएप में पहली बार पिन करने वाला फीचर यूज़ करना शुरू करा, मैंने रियलाइज आई एम लूजिंग द वॉर अगेंस्ट व्हाट्सएप, क्योंकि इतने सारे मैसेज आते हैं, मेरे को लगता है कि अब इनका रिस्पॉन्स करना है, मैं भूल जाता हूँ, तो मैं 3 मैसेज पिन कर लेता हूँ, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ओवर टाइम ऐसा होता है कि इतने मैसेज आ रहे हैं तो मैं सोचता हूँ ये भी अनपिन हो जाए और चीज़ें छूट जाती हैं। इसका आपको तरीका बताऊँ, क्योंकि मैं बच्चों के बहुत डाउट्स लेता हूँ मेरे पास, मतलब व्हाट्सएप पे ही, टेलीग्राम पे। अच्छा, टेलीग्राम ऐप पे। सो इसका मैं तरीका आपको बताऊँ, मैंने क्या सीखा है कि अगर आप ऑन द गो रिप्लाई करने की कोशिश करोगे ना, आप हमेशा परेशान रहोगे। एक डेडिकेटेड समय अगर आप निकाल, आप फॉलो कर पाते हो रेगुलरली? वो क्या है ना, मतलब अब एक्चुअली यही है कि वो ना रूटीन का पार्ट है। कैसे रूटीन का पार्ट है? सुबह मैंने 11 बजे क्लास ली, 11 से मेरी 2 बजे तक क्लास चली, 2 बजे के बाद मैंने लंच किया, लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, और जैसे ही मैं रेस्ट करने के बाद उठता हूँ, मेरे हाथ में टेलीग्राम होता है। वो 1-1.5 घंटा मैं डेडिकेटेडली सबका रिप्लाई करता हूँ। और मैंने रूल बना रखा है, मैंने सबको बोल रखा है, मंडे टू थर्सडे आपका जो भी मैसेज आया उसका रिप्लाई मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा 24 घंटे के अंदर अंदर, और मैं रिप्लाई कर देता हूँ उस टाइम पे। वो रूटीन बहुत सही चलता है, बहुत ही सही चलता है। और वो ना एक्चुअली प्रैक्टिस में ऐसा आ गया है, खाना खाया, खाना खाने के बाद रेस्ट किया, क्या करना है, टेलीग्राम करना है, दैट्स इट। टेलीग्राम का मैं फ़ैन इसलिए हूँ, आप व्हाट्सएप पे ना अभी वॉइस नोट तो भेज सकते हो, टेलीग्राम पे ना वीडियो भी नोट में भेज सकते हो, और वो इतनी प्यारी जाती है, जैसे कि मैं अपने एक सेव्ड मैसेज में भेज के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसमें आया, मैंने ऐसे चेंज किया, सो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी कल शाम को 5 बजे, ये देखो। और इससे सामने वाले का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ता है। इन्होंने यूआई भी चुरा लिया व्हाट्सएप का यार, ये तो बहुत ही औसम है टेलीग्राम वाले। आपको मेरे को लगता था ये ब्लू और व्हाइट कलर का, मैंने यूज़ नहीं करा बहुत समय से। आप एक बार इसको देखना, इसमें एक फीचर आया है, आपको मैं दिखाता हूँ अभी। मतलब उसने तो गेम चेंजर है हमारे लिए, गेम चेंजर। जैसे कि मेरा एक इनकम टैक्स का बैच चल रहा है, सो मैंने यहाँ पे एक इनकम टैक्स की पूरी कम्युनिटी बना दी है। क्लास अनाउंसमेंट्स, स्टूडेंट डिस्कशन, डाउट फॉर मॉक टेस्ट, नोट्स, MCQs एंड पोल्स। अब ये एक चैट के अंदर एक पूरी की पूरी कम्युनिटी यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स है। अब मुझे और भी चैट्स नहीं खोलनी, क्यों? क्योंकि मुझसे वो यहीं पे डाउट पूछेंगे और मैं यहीं पे उनको रिप्लाई कर दूंगा। समझ गया। और ये जो वीडियो वाला फीचर आपने देखा ना, मतलब चैट के अंदर सब चैट्स हैं कम्युनिटी के हिसाब से। चैट आप आज की डेट में एक ग्रुप को कम्युनिटी बना सकते हो। टेलीग्राम के अंदर एक ग्रुप है, उसका आपने कम्युनिटी बना दिया, रूम्स बना दिए डिस्कॉर्ड टाइप के। एग्जैक्टली बहुत स्मार्ट है, क्योंकि सर इतने किसी ग्रुप पे अगर आपको कोई प्रोडक्टिव डिस्कशन करना है, भूल जाओ, लोग रैंडम चीज़ें घुसाते रहते हैं उसके अंदर। तो ये मतलब यार, ये तो टेलीग्राम एक ऐसा पार्ट बन गया, हमने इसको भाई कई बार रिप्लेस करने पेड फीचर्स है लाइक तेरा टेलीग्राम प्रीमियम आया, बट अभी मैं फ्री यूज़ कर रहा हूँ। कोई बहुत बड़ा नो, आई मीन लाइक पेड कम्युनिटी है इसके अंदर या नहीं? नहीं, पेड कम्युनिटी भी नहीं। अच्छा, पेड कम्युनिटी अभी नहीं है, और मुझे नहीं लगता है निकालेंगे। जिस तरह का इनका नेचर है ना, जो मैं इस कंपनी को समझ पाया हूँ अभी तक, आई डोंट थिंक ये पेड कम्युनिटी निकालेंगे। ये इसको फ्री रखना चाहेंगे, या फिर ये खुद पैसा चार्ज कर लेंगे किसी चीज़ के लिए, वाइट लेबल कर लेंगे शायद। हाँ, समथिंग लाइक क्रेजी। वेल, अच्छी बात ये है कि सर बाकी सारी चीज़ें पेड है, ये कॉन्वर्सेशन एकदम फ्री है। और थैंक यू सारे जो भी हम क्वेश्चन ले पाए सब लोगों को वो जवाब देने के लिए, एंड थैंक यू अगेन फॉर कमिंग फॉर द 4th टाइम, एंड होपफुली हम अगले साल तक 10 बार कर पाएंगे मिनिमम। फिर एक कॉफ़ी सेलिब्रेशन करेंगे, लाइव सॉल्विंग क्वेश्चंस व्हाइल ड्रिंकिंग अ मग ऑफ कॉफ़ी, कुछ ऐसा फन चैनल कर सकते हैं। बट थैंक यू वंस अगेन सर फॉर नॉट जस्ट द CA क्वेश्चंस, also finance questions, also stocks questions, also technology enthusiasm, और ये सारे फीचर्स जो अब मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ डायरेक्टली इसके बाद जाके। लोग आपके भिन्न प्रकार के वेंचर्स को फॉलो कर सकते हैं। सबके एंड में 91 है, सबके एंड में 91 है। आप मुझे ही फॉलो कर लो, मैं सारे वेंचर्स बता दूंगा आपको। ठीक है ना, आप इन्हें फॉलो कर लो और आपको स्टॉक टिप्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी। फॉर non-CA स्टूडेंट इज वेल, बिकॉज आप इंस्टाग्राम पे भी non-CA कंटेंट भी बनाते हो। एंड सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, इट्स ऑलवेज अ ब्लास्ट। थैंक यू विनम्र। और मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने ग्रोथ देखी है दोस्त कास्ट की, मैंने खुद विटनेस किया है उसको, एंड शुरू से ही मैं फ़ैन रहा हूँ आपके। जो आप जिस तरह से आप सवाल पूछते हो, जिस तरह से आप अपनी चीज़ों को आर्टिकुलेट करते हो, और आप कितने डिफरेंट लोगों से मिलते हो, ये अपने आप में एक स्किल सेट है। जैसे कि शायद मैं पुनीत सुपरस्टार से मिलूँ तो मैं उससे कोई क्वेश्चन ना पूछ पाऊँ, या मैं लक्ष्य चौधरी से मिलूँ तो शायद मैं उससे क्या बात करूँगा। लेकिन आपके पास वो स्किल सेट है, आपके पास वो थॉट प्रोसेस है कि आप किसी से भी उसको बहुत ज़्यादा
सहज करके, उसको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना के आप उससे सारी नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। ये अपने आप में एक ज़बरदस्त स्किल है और मैं चाहूँगा कि इस स्किल को लेकर आप बहुत आगे बढ़ें। दोस्त कास्ट एक्चुअली टू द मून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपने लाइव एंडोर्समेंट दी, थैंक यू। तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब टू दोस्त कास्ट A B। एक मैं ऑडियंस से भी एक अपील करना चाहूँगा छोटी सी। देखो यार, यहाँ पे जो भी गेस्ट आते हैं ना, आप उनकी किसी भी बात को सुन के ऑफेंड मत हुआ करो, राइट? क्यों? कई बार हम लोग ना कॉन्टेक्स्ट मिस कर देते हैं, आप लोग ऑडियंस लोग कॉन्टेक्स्ट मिस कर देते हैं। और मैं ये खासकर शॉर्ट्स पे मैं इंडिया के पूरे ऑडियंस से बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ छोटी छोटी बातों पे, अननेसेसरी बातों पे ऑफेंड होना छोड़ो। सामने वाले का कॉन्टेक्स्ट तो समझ लो कि वो क्या कहना चाह रहा था। नॉट ओनली ऑन दिस पॉडकास्ट, आप कहीं पे भी कुछ भी सुन रहे हैं तो ये मेरा मैसेज है कि आप प्लीज़ कॉन्टेक्स्ट समझें। और ऑफेंड होकर आप कर भी क्या लोगे यार? आप सोचो कि वो, मतलब हमें ज़िंदगी में हर तरह के लोग मिलते हैं, जिससे जो अच्छी बात मिल रही है वो निकालो और उसे अपनी ज़िंदगी में लगाओ और आगे बढ़ जाओ, राइट? थैंक यू सर, अपना फेमस डायलॉग तो बोल दीजिए एक बार। और थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर। जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।